स्टार्ट में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है, हमें बताते हैं तो डीमंस और इमोर्टल के बीच में एक वॉर हो रही होती है, जहाँ पे दोनों ही आर्मी एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है डीमंस और वहाँ पे इमोर्टल्स के बीच में। फिर हमें वहाँ पे उस लड़ाई का कारण बता रहे होते हैं, तो वहाँ बता रहे होते हैं 8000 साल पहले एक डीमन ने सभी पावरफुल डीमंस की एक आर्मी बनाकर इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर हमला कर दिया था। और वहाँ पे उन अनगिनत डीमंस की आर्मी के सामने जब इमोर्टल आर्मी थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी, तब वहाँ पे इमोर्टल्स की तरफ से डीमन से लड़ने के लिए एक इमोर्टल गॉडेस वहाँ पर आती है, जो कि वहाँ पे इमोर्टल्स की आर्मी को लीड करती है। फिर हमें वहाँ पे एक गॉडेस को दिखाया जाता है, उसको बताते हुए हमें बता रहे होते हैं इसका नाम एम्प्रेस यही है। उस वॉर में जितने भी इमोर्टल सोल्जर्स होते हैं, जब वो वहाँ पे एम्प्रेस यही को देखते हैं तो वो सब वहाँ पे उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं अब हम बच गए, अब ये डीमन हमारे हाथों से नहीं बच पाएंगे। फिर हम वहाँ पे एम्प्रेस यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देती है और एक अटैक को प्रिपेयर कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है तो एम्प्रेस यही ने एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन किया होता है, या अपनी हेवनली एनर्जी से एक बड़ी सी डिवाइन स्वॉर्ड बना ली होती है। एम्प्रेस यही की उस स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उनको महसूस हो रही होती है और वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब उससे थोड़ा डर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो इमोर्टल आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो एम्प्रेस यही के उस अटैक को देखकर वहाँ पे उनके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं एम्प्रेस यही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें तीनों लोग में कोई भी नहीं हरा सकता है, अब ये सारे डीमन उनके हाथों मरेंगे, मार दो इन डीमंस को, खत्म कर दो इन डीमंस को। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी इमोर्टल सोल्जर्स होते हैं वो सब वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें एम्प्रेस यही कि उस स्वॉर्ड के आसपास बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी की वेव्स को दिखाया जाता है, जो कि उस पूरी स्वॉर्ड को कवर कर रही होती है, जिसको देखकर एम्प्रेस यही को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो मन में ही बोल रही होती है ये तो डीमन क्वीन है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे उस एनर्जी को देख रही होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसको देखकर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उनकी आंखों के सामने ही पल भर में ही वो डिमोनिक एनर्जी उनकी उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देती है। जब एम्प्रेस यही वहाँ पे उस डिमोनिक एनर्जी के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पे एक बंदा उस डिमोनिक एनर्जी से फॉर्म हो जाता है, जो कि एम्प्रेस यही के सामने बैठा होता है, जिसको देखकर एम्प्रेस यही को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर आया कहाँ से। फिर एम्प्रेस यही उस बंदे से उसकी आइडेंटिटी के बारे में गेस करते हुए उससे बोल रही होती है तो तुम ही वो डीमन हो जिसने होली डीमन की सारी पावर को ले लिया है और सभी डीमंस को इकट्ठा करके इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर हमला किया है। एम्प्रेस यही की बातों को सुनकर वहाँ पे वो बंदा उससे बोल रहा होता है हाँ मैं ही वो डीमन गॉड हूँ। फिर हमें उस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमें बताते हैं उस बंदे का नाम पू ताई हो होता है, जो कि डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन लॉर्ड है। उस बंदे को अपने सामने देखकर वहाँ पे एम्प्रेस यही उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, उसको बोल रही होती है तो तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से लाखों जाने गई हैं और न जाने इस वॉर के अंदर और कितनी लाखों जाने जाएंगी। तुम इतनी जिंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हो, आखिर तुम इस सब से क्या हासिल करना चाहते हो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे एम्प्रेस यही तियांग के ऊपर चिल्ला रही होती है, तो वहाँ पे तियांग उससे बोल रहा होता है मुझे इस सब से कुछ भी हासिल नहीं करना है, मैं तो बस बोर हो रहा था। तियांग की बातों सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल रही होती है डीमन हमेशा बुरे होते हैं, डीमन कभी नहीं बदल सकते हैं। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे एम्प्रेस यही बहुत सारी डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी इमोर्टल्स की आर्मी होती है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि एम्प्रेस यही अब इस डिमोन को जल्दी खत्म कर देगी, ये सब लड़ाई अब जल्दी खत्म होने वाली है। और वहाँ पे एम्प्रेस यही अपनी सारी स्वॉर्ड को डीमन गॉड तियान के ऊपर एम करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और यही वहाँ पे तियान के ऊपर हमला करते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम सबका अंत आज मेरे हाथों ही लिखा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही अपनी सारी स्वॉर्ड के साथ तियान के ऊपर हमला करते हुए उसकी ओर बढ़ रही होती है। फिर हमें वहाँ पे बहुत ही बड़े धमाके को दिखाया जाता है, उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस और इमोर्टल्स की आर्मी होती है वो वहाँ पे उनके रिजल्ट को देख रही होती है और वहाँ पे वो सब ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कौन हारा है। फिर वहाँ पे जैसे ही वो फॉग हटती है हमें उन दोनों की शैडोज़ को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़ी होती हैं। फिर जब हमें उन दोनों को दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि तियान ने यही को मार दिया होता है और वहाँ पे तियान का हाथ यही के दिल के आर पार हो चुका होता है और वो वहाँ पे यही से बोल रहा होता है कितनी बुरी बात है, इमोर्टल गॉडेस एम्प्रेस यही जिसे तीनों लोक में कोई भी नहीं हरा सकता वो भी मुझे नहीं हरा सकती, लेकिन आज मेरे हाथों मरने के बाद ये टाइटल अब मेरा होगा, अब से मैं इन तीनों लोक में इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तियान से हारने की वजह से वहाँ पे यही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे वो तियान के ऊपर चिल्लाते उससे बोल रही होती है तुम डीमन मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी ये नफरत कभी भी नहीं मिटेगी। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे यही खुद के शरीर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा होता है और वहाँ पे मरते मरते यही तियान से बोल रही होती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, तुम भी मुझे कभी नहीं भूलना, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, भले ही फिर इसमें 10 साल लगे या 10,000 साल, मैं तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर लौटूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एम्प्रेस यही पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर कर अपने पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पे वो मर जाती हैं। फिर हमें 8,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें एक माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पे हमें तियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा होता है और बोल रहा होता है लगभग 10,000 साल हो चुके हैं मुझे, 10,000 सालों से मैं इन तीनों लोक में इनविंसिबल हूँ, कोई भी मुझे आज तक हरा नहीं पाया और ना ही कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। फिर हम वहाँ पे जब तियान को देखते हैं तो वो मन में सोच रहा होता है
मुझे 10,000 साल हो गए हैं। 10,000 सालों से मैं अकेला हूँ। जब मैं इस अनजान दुनिया में अर्थ से आया था तभी मैं अकेला था। मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी, मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं थे और मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था जीने का। तब भी मैं अकेला था और ये होती है और उसको बोल रही होती है कि मैंने अभी अभी खाना बनाया था जो कि अभी भी गर्म है, तुम जल्दी चलकर उसे खा लो वरना वो ठंडा हो जाएगा। अपनी वाइफ के इतने प्यार को देखकर वहाँ पे तियान मन में सोच रहा होता है ये मेरी ऑर्डिनरी लाइफ है जिसे पाने के लिए मैं हमेशा डिमन वर्ल्ड में तरसता रहा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। फिर हमें उनके घर के अंदर का सीन दिखाते हैं तो वो दोनों वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तियान की वाइफ ने जो खाना बनाया होता है तियान उसको बहुत ही तेजी से खा रहा होता है और वो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है तुम्हारी कुकिंग स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही तेजी से खाना खा रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे बोल रही होती है तुम आराम से खाओ, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, अगर ये कम भी होगा तो मैं और बना दूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान की वाइफ उसे देख रही होती है और उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रही होती है। फिर तियान की वाइफ तियान से पूछ रही होती है कि तुमने कहा कि आज का बिजनेस अच्छा था। तो तियान उसको बोल रहा होता है हाँ मेरा आज का काम बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मनी मिली है। फिर तियान वहाँ पे अपने कपड़ों में उन मनी को ढूंढने लग जाता है और फिर वो अपने कपड़ों में से एक सिल्वर टेल को निकाल लेता है और उसकी वाइफ को दिखाते हुए बोल रहा होता है देखो यहाँ पे मैंने आज एक सिल्वर टेल को अर्न किया है। जैसे ही वहाँ पे तियान की वाइफ वो सिल्वर टेल को देखती है वो बोल रही होती है एक सिल्वर टेल तो 12 टेल्स के बराबर है, तो क्या तुमने वाकई आज 12 टेल्स का बिजनेस किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर वहाँ पे तियान की वाइफ कांपना शुरू कर देती है जिसको देखकर तियान बोल रहा होता है वाइफ तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह डर क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें। फिर हम वहाँ पे तियान की वाइफ को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे तियान से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वहाँ वो डरते हुए तियान से बोल रही होती है तुमने कहीं से पाने के लिए किसी को लूटा तो नहीं है ना, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। अपनी वाइफ की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसको बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम जैसा समझ रही हो ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ ये मुझे कैसे मिला। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान उसकी वाइफ को पूरी डिटेल बताने लग जाता है कि उसे ये सिल्वर टेल कैसे मिला। फिर वहाँ पे तियान उसकी वाइफ को बताता है कि आज उसकी शॉप पे एक बच्चा आया था जिसका बर्थडे था और वहाँ पे उसके दादा उसे गिफ्ट दिलाने के लिए उसे मार्केट में लेके आए हुए थे। और जब वो बच्चा तियान की शॉप के पास में आया तो उसे वहाँ पे तियान के हाथों के बने स्कल्पचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और फिर वो बच्चा उसके दादा से उन स्कल्पचर को खरीदने के लिए जिद करने लग गया। और फिर वहाँ पे उस बच्चे के दादाजी ने मंकी किंग का एक स्कल्पचर अपने पोते के लिए खरीद लिया जिसका प्राइस तियान ने ओरिजिनली 3 टेल बताया था, लेकिन उसके पोते को खुश देखकर उस दादाजी ने तियान को एक सिल्वर टेल दे दिया। और इस तरह तियान के पास आज एक सिल्वर टेल आया होता है जिसको वो अभी घर पे लेकर आया होता है और ये सब बातें वो अपनी वाइफ को पूरी तरह डिटेल में समझा रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको बोल रही होती है तो ये तुम्हें इस तरह मिला और वो मन में खुश होती है कि उसका हस्बैंड किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और फिर वो वहाँ से उस सिल्वर टेल को लेकर जाने लग जाती है और सोच रही होती है कि वो इसे संभाल के रखेगी क्योंकि ये पहली बार है जब तियान ने इतने ज़्यादा मनी को अर्न किया है और इसीलिए तियान की वाइफ उस टेल को वहाँ पे संभाल के रखना चाह रही होती हैं। और ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से जा रही होती है जिसको देखकर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैंने जो स्कल्पचर बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा कीमती और प्राइसलेस है क्योंकि मैंने उन्हें बनाते टाइम अपने नाइफ की मदद से बहुत सारे पावरफुल दायों की ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल किया है और ऐसी चीज़ के लिए 12 टेल कुछ भी नहीं है। वो तो उस बच्चे की किस्मत अच्छी है जो उसे इतनी कीमती चीज़ 12 टेल में मिल गई। ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे मन में खुद से बोल रहा होता है अरे चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, वैसे भी वो बच्चा 2 सुप्रीम बोन के पेयर के साथ जन्मा है और मुझसे मिलने का मतलब उसका लक भी बहुत ज़्यादा है। अब ये सब पूरी तरह उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने उस स्कल्पचर के अंदर जितने भी मीनिंग्स डाले हैं वो उन्हें समझ पाता है या नहीं। अगर वो उन पावर के मीनिंग को समझ पाया तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते तो हमें तियान के घर का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ सितार की मदद से कुछ म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रही होती है और वहाँ पर तियान उन नोट्स को सुनते हुए वहाँ पर एक बुक पढ़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कितना अच्छा दिन है ना, अपनी वाइफ के हाथों बना खाना खाने के बाद इस तरह की पोइट्री को बोलना, पेंटिंग बनाना, इस तरह सितार को सुनना, वाकई ये बहुत अच्छा दिन है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रही होती हैं और वहाँ पे तियान अपनी वाइफ को देखते हुए मन में बोल रहा होता है सच में आज का दिन वाकई बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर हमें वहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो अब वहाँ पे शाम हो चुकी होती है और फिर हमें वहाँ पे तियान की वाइफ को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे सनसेट देख रही होती है। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे पीछे से आता है उसकी वाइफ को हक कर लेता है जिसको देखकर तियान की वाइफ उससे बोल रही होती है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। और वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है अब तो बहुत देर भी हो चुकी है और अब तो रात भी होने वाली है तो क्यों ना हम सोने चले। तो वहाँ पे फिर तियान की वाइफ उसे शर्माते हुए बोल रही होती है तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो और आज भी तुम मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहे हो। फिर वहाँ पे तियान की वाइफ उससे एग्री करते हुए वहाँ पे उसके साथ चलने के लिए कह रही होती है। अपनी वाइफ की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही उसकी वाइफ को अपने हाथों में उठा के उसके कमरे की ओर जाने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे तियान के रूम का सीन दिखाते हैं तो वहाँ पे तियान की वाइफ ने नाइट ड्रेस पहन रखी होती है और वहाँ पे तियान को बोल रही होती है तुम अभी वहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान की वाइफ उसे प्यार से अपने पास बुला रही होती है। उसकी बातों को सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही अपने कपड़े फेंक कर उसके पास पहुँच जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं तियान और उसकी वाइफ दोनों आराम से सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तियान की वाइफ की मेमोरी वर्ल्ड में एक तरह की प्लेस को दिखाया जाता है और वो देख रही होती है तो उसको समझ में नहीं आता ये सब क्या जगह है और मन में उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी होती है, लेकिन वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उस जगह पे पहले जा चुकी है और वो उन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह फेमिलियर है।
फिर वहाँ पे वो अपने मेमोरी वर्ल्ड में एक जगह को देखती है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे इमोर्टल्स से ग्रीट करते हुए उसे एम्प्रेस यही बोल रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पे खुद को उन लोगों के सामने एक बड़े से सिंहासन पे बैठे हुए देखती है, तो वो मन में सोच रही होती है, एम्प्रेस यही, क्या ये सब मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे उसे सब याद आ जाता है कि वो एम्प्रेस यही है जिसका जन्म स्पिरिचुअल एंड इमोर्टल डायो बॉडी के साथ हुआ था, और उसने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है, और वो आगे चलकर इमोर्टल वर्ल्ड के सेंट्रल एरिया की एम्प्रेस बन गई। और अपने स्टेटस और अपने कल्टीवेशन की वजह से वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कियोस के डीमन और इमोर्टल गॉड्स को भी उससे डर लगता था। और उसने एंशिएंट टाइम में इमोर्टल्स और डीमन के बीच में हुई लड़ाई के टाइम डीमॉन्स को बहुत ही बुरी तरह मारा था, और वहाँ पे जितने भी डीमंस उसका सामना कर रहे थे वो सब उसके डर के मारे काँप रहे थे। और वहाँ पे उस लड़ाई के दौरान उसने बहुत सारे डीमंस को खत्म कर दिया था, और वो सभी डीमंस को खत्म करना चाहती थी ताकि इन तीनों लोगों में 10,000 साल तक कोई भी परेशानी ना हो, और कम से कम 10,000 सालों के लिए ये तीनों दुनिया शांति से रह सके। और ये सब हो भी जाता अगर उस दिन वो उसके सामने उससे लड़ने ना आता। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे एम्प्रेस यही डीमन गॉड तियांग को याद कर रही होती है जिसने उसे जान से मार दिया होता है। और वहाँ पे एम्प्रेस यही डीमन गॉड तियांग के बारे में सोचते हुए बोल रही होती है कि मैंने उससे 3 दिन और पूरी 3 रात के लिए लड़ाई की थी, लेकिन फिर भी मैं आखिरकार उसके हाथों मारी गई। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल चुकी होती है और वहाँ पे वो होश में आ चुकी होती है। फिर वो खुद को देखने लग जाती है और बोल रही होती है, क्या क्या ये मेरी सेकंड लाइफ है? क्या मैं एक्चुअली में इमोर्टल वर्ल्ड की एम्प्रेस यही हूँ? फिर वहाँ पे यही खुद के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है, मेरे रिकार्नेशन की वजह से मेरा इमोर्टल कॉन्शियसनेस जाग चुका है और मेरे पिछले लाइफ की मेमोरी लगातार मेरे माइंड में एक के बाद एक आ रही है। जब वहाँ पे यूरी ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पे तियान का हाथ दिखाते हैं जो कि वहाँ पे यूरी को जोर से पकड़ लेता है। तियान के अचानक उसको छूने की वजह से यूरी वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो एम्प्रेस को छू रहा है। फिर यूरी वहाँ पे तुरंत ही तियान के हाथ को खुद से दूर हटा देती है। फिर वहाँ पे यूरी तियान को देखने लग जाती है जो कि वहाँ पे अभी भी सोते हुए उसका ही नाम जप रहा होता है। और वहाँ पे तियान को शांति से सोता हुआ देखकर यूरी मन में सोच रही होती है, मैं हेवनली एम्प्रेस हूँ जिसको लाखों लोग गॉडेस की तरह पूछते हैं, और आज तक कभी किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। मुझे छूना तो दूर, किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचने की भी हिम्मत नहीं की। मुझे यकीन नहीं होता मैंने अब तक की ज़िंदगी इस मामूली से इंसान के साथ बिताई है। फिर वहाँ पर यही अपने कपड़ों को देख रही होती और बोल रही होती, ये कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। मैं एक एम्प्रेस हूँ और मैंने इस तरह के सेमलेस कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी को बाहर इस चीज़ का पता चलेगा तो लोग इस एम्प्रेस का ज़रूरी मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ऐसा सोचते हुए यूरी वहाँ पे तियान को देख रही होती है और फिर यूरी तियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है ताकि वो उसे मार सके, और मन में सोच रही होती है, मुझे इसे मारकर इसकी लाश को पूरी तरह से खत्म करना होगा ताकि किसी को भी मेरी इस तरह की लाइफ के बारे में पता ना चले। बढ़ा रही होती है ताकि वो उसे मार सके। तभी वहाँ पे तियान नींद में ही बोलना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, वाइफ कल तुम मेरे लिए स्टफ टॉफू बनाना, तुम उन्हें बहुत ही अच्छा बनाती हो, मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे नींद में ही बोल रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर यही वहाँ पे अपने हाथ को रोक लेती है और फिर वहाँ पे यही तियान को देख रही होती है जो कि वहाँ पे आराम से सोते हुए अभी भी उसके सपने देख रहा होता है। ये सब देखकर यही का मन बदल जाता है और फिर वो वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है, इसके साथ इसकी वाइफ बन के रहना इतना भी बुरा नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि हम दोनों के साथ रहते हुए हमें कितने दिन और रात गुजर चुके हैं, लेकिन इसके साथ बीता मेरा हर दिन, मेरा हर लम्हा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और शायद मैं कभी उन लम्हों को भुला नहीं पाऊंगी। फिर यही वहाँ पे मन में खुद से ही बोल रही होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वो बोलने लग जाती है, मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हेवनली एम्प्रेस यही हूँ जो कि तीनों लोगों की सुप्रीम बीइंग है। मैं सिर्फ इसके लिए इसकी वाइफ हूँ और हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अब जब इतनी आगे बढ़ चुका है तो मैं हमेशा इसकी वाइफ बन के रहूंगी। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे गुस्सा करते हुए मन में बोल रही होती है, डीमन लॉर्ड तुम बस अब मेरा इंतजार करो, अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरी पावर्स मेरे पास वापस नहीं आई हैं। जब वो आ जाएंगी तब मैं इमोर्टल वर्ल्ड में आकर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब यही वहाँ पे ये सब सोची होती है तब वहाँ पे तियान सोते हुए अपने सपनों में यही के ख्यालों में उससे किसकी डिमांड कर रहा होता है और इसकी वजह से वो फिर से नींद में बोलने लग जाता है और वहाँ पे उसकी वाइफ से किसकी डिमांड कर रहा होता है। तो तियान की बातों को सुनकर यही उसके ख्याल से बाहर आ जाती है और फिर वहाँ पे तियान को देख रही होती है। तियान की बातों को सुनकर फिर वहाँ पे यही तियान के साथ बीते उन सभी लम्हों को सोचते हुए उसके पास बढ़ रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही तियान को उसके चिक पे किस करने लग जाती है और मन में सोच रही होती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही तियान के सीने के ऊपर सो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि तियान अब जाग चुका होता है। वो जैसे ही उठता है वो वहाँ पे यही को हिट करते हुए उसे वहाँ पे जगा रहा होता है। तियान के इस तरह से जगाने पे वहाँ पे यही तुरंत ही जाग जाती है। तब तियान उससे बोल रहा होता है, अब चलो सुबह हो गई है, मुझे अब तैयार भी होना है, तो तुम क्या रोज की तरह मुझे अब तैयार नहीं करोगी? तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही फिर स्माइल कर रही होती है और वो तुरंत ही तियान के कंधों पे आके उससे बोल रही होती है, अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें तैयार कैसे करूंगी? यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान फिर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि यही ने तियान को तैयार कर दिया होता है और उसने उसके कपड़े भी उसे पहना दिए होते हैं। अपनी वाइफ को इस तरह खुद को तैयार करते हुए देखकर तियान वहाँ पे उसकी वाइफ को खुद से गले लगा लेता है। उसको बोल रहा होता है, मेरी इतनी प्यारी वाइफ जो कि अपने हस्बैंड का इतना अच्छा ख्याल रखती है,
मुझे अब तुम्हें पाने के बाद अपनी ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उससे बोल रही होती है, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए। मुझे फेयर गिल क्रीम पाउडर वाटर और ऐसी बहुत सी चीज़ें चाहिए और मुझे उन्हें खरीदना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें खरीद दोगे? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही फिर तियान को अपने कॉस्मेटिक की लिस्ट बता रही होती है और उससे बोल रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें खरीद दोगे? यही की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे उससे ओके बोल देता है और उसको बोल रहा होता है, चलो पहले मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं और उन सब सामान को हम तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आज किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान फिर यही से पूछ रहा होता है, तो यही वहाँ पे शर्माने लग जाती है, उसको बोल रही होती है, तुम्हारी चॉइस हमेशा बहुत अच्छी होती है, इसलिए तुम जो भी चुनोगे मैं उसमें अच्छी ही लगूंगी। और ऐसा कहते वहाँ पे यही तियान को शर्माते हुए देख रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, तो हम देखते हैं कि यही ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखा होता है जो कि तियान ने उसके लिए सिलेक्ट किया होता है और उन कपड़ों में यही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि मिरर के सामने बैठ के यही के बाल बना रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करता हूँ। यही को तियान की बातों का मतलब समझ में नहीं आता है, तो यही फिर वहाँ पे तियान से उसकी बातों का मतलब पूछने लग जाती है। तो तियान उससे बोल रहा होता है, जब भी तुम कोई दूसरी ड्रेस पहनती हो तो तुम्हारी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है और तुम पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। सच कहूँ तो अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मैं तुम जैसी ब्यूटी को कभी अपने ख्यालों में भी इमेजिन नहीं कर पाता। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही हंसना शुरू कर देती हैं। फिर यही तियान को परेशान करते हुए उससे बोल रही होती है, तो क्या मैं सिर्फ कपड़ों में अच्छी दिखती हूँ? यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान को पहले तो बहुत ही अजीब लगता है, फिर वो वहाँ पे यही की बातों को मतलब समझते हुए मन में सोच रहा होता है, हर रोज तो मैं इसे परेशान करता हूँ, आज लगता है इसने मुझे परेशान करने का मन बना लिया है। फिर वहाँ पे तियान यही को गले लगा लेता है, उसको बोल रहा होता है, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फिर चाहे वो किसी भी तरह के ड्रेस पहने या ना पहने वो हमेशा ही बहुत प्यारी और एलिगेंट दिखाई देगी, बिल्कुल एक परी की तरह। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान यही की तारीफ कर रहा होता है। तियान की बातों सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर वो वहाँ पे तियान के गालों पे किस करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीट बोल रही होती है। फिर हम वहाँ पे वो सिटी का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और वो वहाँ पे वो सिटी का मार्केट होता है जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं। फिर हम उस मार्केट के अंदर तियान और यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर वहाँ पे उन दोनों के पास से कुछ कल्टीवेटर गुजरते हैं जिन्हें देखकर तियान को उनके ऊपर कुछ शक हो रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान को यही की आवाज़ आती है जो कि उससे बोल रही होती है, मुझे जो सामान चाहिए वो वहाँ उस शॉप के ऊपर है, तुम यही रुको, मैं अभी वहाँ से आती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को वहीं पे रुकने के लिए कह रही होती है, तो तियान फिर यही को हाँ बोल देता है और वहीं रुक जाता है। फिर वहाँ पे जब यही वहाँ से चली जाती है तब वहाँ पे तियान एक पर्सन की ओर देखता है जो कि वहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर सुपर बनी गर्ल बोल रहा होता है। उसकी तरफ देखते हुए तियान जब देखता है तो वहाँ पर एक मोटा बंदा होता है जो कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा होता है और वहाँ पे वो लोगों को बुलाते हुए वहाँ पे उसके पास जो ह्यूमन होते हैं उनको बेचने के लिए बता रहा होता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक स्लेव मर्चेंट होता है जो कि वहाँ पे दूसरी प्रजाति के स्लेव्स को बेचने के लिए आया होता है। और वहाँ पर उस बुरे इंसान के पास जितने भी स्लेव्स होते हैं वो सब डमी मॉन्स्टर रेस की बनी गर्ल्स होती हैं। और वहाँ पे वो बंदा उन लोगों के बारे में बताते हुए वहाँ पे लोगों को बुला रहा होता है। तब वहाँ पे तियान उनको देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक के ऊपर राज करता है, अगर तुम यहाँ पे कमजोर हो तो ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। जब वहाँ पे तियान ये सब सोचते हुए उन लोगों को देख रहा होता है तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो तियान को देख लेता है और उसको वहाँ पे उसके पास आने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन फिर तियान जब उस बंदे की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वो बंदा तियान के पास आकर उसे बोल रहा होता है, भाई क्या तुम्हें एक बनी गर्ल चाहिए? मेरे ये स्लेव्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें इन्हें लेने के बाद तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जो बंदा होता है तियान को वहाँ पे उसके स्लेव्स खरीदने के लिए बोल रहा होता है। तियान उस बंदे की बातों को सुनकर तुरंत ही उसे ना बोल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वो बंदा तियान के पास में आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोल रहा होता है, 20% डिस्काउंट और एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर तुमने ये मौका मिस किया तो शायद तुम्हें जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा कोई मौका ना मिले। तियान उस बंदे की बातों सुनकर उसे देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे इस बंदे की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे इसके सारे स्लेव्स के ऊपर दया आ रही है और मुझे उन सब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उसके उन सब स्लेव्स को देख रहा होता है और उन सबको देखते हुए तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, कई बार ज़िंदगी बहुत बुरी होती है और ये दुनिया कभी हर किसी को एक जैसी ज़िंदगी नहीं देती, इसीलिए तो कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान जब उन सब स्लेव गर्ल्स को दिख रहा होता है तभी हमें वहाँ पे तियान के पीछे यही को दिखाया जाता है जो कि तियान से बोल रही होती है, क्या तुम्हें अपनी सोलमेट मिल गई और क्या तुम उन्हें खरीदना चाहते हो? यही की टोन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी होती है जिसको सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर वहाँ पे तियान जब अपने पीछे यही को देखता है तो यही वहाँ पे उससे बोल रही होती है, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दूर गई थी और मुझे अभी तुमसे दूर हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और तुम अभी से अपने लिए एक स्लेव गर्ल ढूंढ रहे हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे यही तियान के और फिर वो जो वहाँ पे पलट के यही को देखता है तो यही वहाँ पे मुँह फुला के खड़ी होती है, जिसको देखकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है, भाई तुम का भाई मेरा मतलब है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नहीं नहीं मतलब तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान यही को समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, तुम्हें अपना ये बहाना करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ देर के लिए दूर क्या गई, तुम्हारी आंखों ने दूसरी लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया और अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो क्यों नहीं तुम उनके पास ही रुक जाते हो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे यही तियान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि तुरंत ही यही का हाथ पकड़ लेता है और उसको वहाँ से पकड़ कर ले जा रहा होता है और बोल रहा होता है, चलो चलो तुम्हें अभी
और भी शॉपिंग करनी है तो क्यों नहीं हम दूसरी दुकान पे चलते हैं, चलो हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ से जा रहा होता है और वहाँ पे वो जल्दी करते हुए यही को वहाँ से उस जगह से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे यही अपने हाथ को तियान से छुड़ाते हुए उससे बोल रही होती है, अब तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, जाओ जाओ जाकर उनमें से किसी को पसंद कर लो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उनमें से कितने को खरीद पाते हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को उन स्लेव की तरफ जाने का इशारा कर रही होती है। तियान यही कि इस तरह के गुस्से की वजह से डरा हुआ होता है और इसलिए वो उससे बोल रहा होता है, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसे दिन रात देखने के बाद मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट कर सकती है। फिर हमें वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे गुस्सा करते हुए मन में सोच रही होती है, इन स्लेव मर्चेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना एक घटिया बिजनेस करने की, और तो और ये इससे मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर भी करना चाहते हैं। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे फिर यही वहाँ पे जो स्लेव मर्चेंट होता है उसको घूर रही होती है और वो मन में ही सोच रही होती है कि तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, इस फ्रैंकजिन सिटी से तुम जल्दी खत्म हो जाओगे। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे यही उस बंदे को बहुत ही भयानक और जानलेवा तरीके से घूर रही होती है। वहाँ पे यही को इस तरह घूरते हुए तियान और वो बंदा भी देख लेते हैं और यही कि वहाँ पे इतनी खतरनाक नजरों को देखकर वहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं तो तियान और यही उस मार्केट के अंदर अलग अलग शॉप पे घूम रहे होते हैं और वहाँ पे अलग अलग आइटम्स को चेक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे उस मार्केट में घूमते हुए उन दोनों ने वहाँ पे बहुत सारे सामान को खरीद लिया होता है। वहाँ पर यही इस तरह शॉपिंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे तियान उन सब सामान को अपने हाथों में उठाते हुए जो कि यही ने खरीदा होता है यही के पीछे पीछे घूम रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी हमने खरीद ली और जिन चीज़ों की ना ज़रूरत थी वो भी हमारे पास में, तो अब हमें घर चलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है तो यही ओके बोल देती है और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे फिर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें वहाँ पे बहुत सारे घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि एक सवारी को खींच रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं या वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो कि अपने सामने जितने भी सिटीजन होते हैं उनको रास्ते से हटा रहे होते हैं, उनको बोल रहे होते हैं आप सब रास्ते से हट जाइए, सिटी जनरल सिटी में वापस लौट आइए। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे जो सिटी जनरल होती है उसकी सवारी के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे उस सवारी के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस सिटी की जनरल होती है। उस लड़की का मूड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली बैठी होती है। फिर हमें वहाँ पे उस सिविलियंस की भीड़ के अंदर तियान और यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उस जनरल को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर तियान अपने पास वाले सिविलियन से पूछने लग जाता है, आखिर ये लड़की है कौन, ये तो देखने में किसी जनरल की तरह नहीं लगती, ये तो देखने में किसी बड़ी फैमिली की वारिस की तरह लगती है, तो ये यहाँ पे जनरल कैसे है। तियान की बातों को सुनकर उसके पास में खड़े जो सिविलियंस होते हैं वो उसको बता रहे होते हैं, इसका नाम तो नहीं पता लेकिन ये फ्यू तियान यू की छोटी बहन है और ये वेल्थी फैमिलीज की टॉप ब्यूटी में से एक है और मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले वुल्फ क्लैन से लड़ने के लिए गई थी, लगता है वुल्फ क्लैन इसके हाथों हार गई है और उन्हें हराने के बाद ये वापस सिटी में लौट आई है। सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हाँ तुम सही कह रहे हो, इसीलिए तो सैंग फैंग एम्पायर ने इसे यंगेस्ट गॉड ऑफ वॉर का टाइटल दिया है। उन लोगों की बातों सुनकर यही वहाँ पे उस लड़की को देख रही होती है और मन में ही सोच रही होती है इतना बुरा नहीं है, ये वॉर के लिए गई थी और वहाँ पे उन्हें हराकर इतनी जल्दी वापस आ गई, ये वाकई अपना टाइटल डिजर्व करती है। और ऐसा सोचते वहाँ पे यही उस लड़की को देख रही होती है। यही कि इस तरह उस लड़की को देखने की वजह से वहाँ पे जो जनरल होती है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है तो वो तुरंत ही वहाँ पे उसे और देखने लग जाती है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ पे यही की तरफ देखती है तो यही तुरंत ही वहाँ पे तियान के पीछे छुप जाती है जिसको देखकर तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जिसे किसी चीज़ का एहसास होता है तो वो उसे और देखने लग जाता है और बोल रहा होता है ये तो डीमन क्यू है। फिर तियान वहाँ पे कुछ कल्टिवेटर्स को देखता है जिसे उसने पहले भी देखा था और उन्हें देखकर वो मन में ही सोच रहा होता है, लगता है ये लोग यहाँ पे कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। फिर हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस जनरल की सवारी के आगे आ जाता है और वहाँ पर उसकी तरफ किसी चीज़ को फेंकते हुए उसे मरने के लिए बोल रहा होता है। तियान जैसे ही वहाँ पे उस चीज़ को देखता है वो बोल रहा होता है ये तो थंडर बोल्ट एक्सप्लोसिव है और हमें उस बॉम्ब को दिखा रहे होते हैं जो कि वहाँ पे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे उस असैसिन को पकड़ने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे उस लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने सामने उस बॉम्ब को देख रही होती है और वहाँ पे तियान तुरंत ही यही को कवर कर रहा होता है ताकि वो उसको उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बचा सके। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है वो बॉम्ब जैसे ही उस लड़की के पास में आता है वो अपनी तलवार की मदद से उस बॉम्ब को आसमान की मदद से आसमान में उछाल दिया होता है। फिर हमें उस बॉम्ब को दिखाते हैं जो कि आसमान में जाते ही फट जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वहाँ पे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे तियान और यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी खड़े होते हैं और उस जगह पे उन लोगों को देख रहे होते हैं। उस धमाके की वजह से वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब वहाँ से चले गए होते हैं और वहाँ पर जो सिटी जनरल होती है और वहाँ पे जितने भी उसके गार्ड्स होते हैं उनके लिए फिर वहाँ पे उन अटैकर्स को ढूंढना आसान हो जाता है। फिर हम वहाँ पे उन असैसिन्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए बोल रहे होते हैं इन लोगों को अभी खत्म कर दो और प्लान के मुताबिक इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। और सके तो हम वहाँ पे एक बंदे को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे जितने भी अटैकर्स होते हैं या वहाँ पे जितने भी असैसिन होते हैं उन सबको वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए बोल रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस लड़की को दिखाते हैं या हमें उस जनरल को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उन अटैकर्स को देखकर तुरंत अपनी जगह पे बैठ जाती हैं और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको बोल रही होती हैं सब मेरा आदेश सुनो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको वहाँ पे उसके ऑर्डर सुनने के लिए बोल रही होती हैं। तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो बोल रहे होते हैं
जनरल आपके क्या ऑर्डर है। फिर वो लड़की उसके सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इन सबको खत्म कर दो और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जनरल के ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे उन असैसिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम वहाँ पे उन असैसिन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे जितने भी सिटीजन अभी भी उस जगह पे बचे होते हैं उनके बीच में कवर लेते हुए वहाँ पे उन जनरल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं जब वो वहाँ पे उन असैसिन को देखते हैं तो वो बोल रहे होते हैं ये सब तो कल्टीवेटर है, ये सब तो बहुत सारे हैं और ये सब कॉन्टेम्पलेटिव रिलम के कल्टीवेटर हैं। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी सिटीजन होते हैं वो वहाँ पे उन असैसिन को देखकर वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं और उनसे डर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उन असैसिन को दिखाते हैं जो कि अपने पास से किसी तरह के आइटम को निकाल लेते हैं और वहाँ पे हर एक असैसिन अपने पास से एक अलग तरह के आइटम को निकाल के उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और देखते देखते वहाँ पे जितने भी असैसिन होते हैं वो सब अपने पास एक तरह के पावरफुल आइटम को निकाल लेते हैं और उसकी मदद से वो वहाँ पे जनरल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उस जनरल को दिखाते हैं जो कि अभी वहाँ पे अपनी जगह पे चुपचाप बैठी होती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं उस जनरल के आसपास वो वहाँ पे अपनी शील्ड की मदद से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि वो जनरल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम वहाँ पे एक बड़ी सी फॉर्मेशन को देखते हैं, वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को बनाया होता है। वहाँ पर उन असैसिन ने जितने भी अटैक उस जनरल के ऊपर लॉन्च किए होते हैं वहाँ पर जैसे ही वो अटैक उस फॉर्मेशन से टकराते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखकर वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे खड़ा होता है और उन लोगों को वहाँ पे इस तरह लड़ते हुए देखकर मन में सोच रहा होता है कितनी बुरी बात है, ये लोग मेरे सामने चींटी की तरह हैं। अगर मुझे अपनी डिमोनिक क्वी की सील को तोड़ने का और अपनी वाइफ को जख्मी करने का डर ना होता तो मैं ये सब शुरू होने से पहले ही इन सबको मार डालता। फिर वो मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे अपनी पावर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब से वैसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो चलो पहले वाइफ को घर लेके चलते हैं और इस सब के बारे में भूल जाते हैं। और ऐसा सोचते हुए फिर वहाँ पे तियान यही से बोल रहा होता है वाइफ तुम इतना भी मत डरो, हस्बैंड यहीं पे हैं, हम लोग वापस पहले घर चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जब वो वहाँ पे अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर यही की जगह एक मोटी लड़की खड़ी होती है जो कि वहाँ पे तियान से बोल रही होती है यंग मास्टर मुझे बचा लीजिए, इस स्लेव को बचा लीजिए। तियान जब वहाँ पे यही की जगह किसी और को देखता है तो उसके पूरे होश उड़ जाते हैं और लगभग उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी होती है। फिर तियान मन में खुद से कहते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं अभी इन सब का टाइम नहीं है, पहले मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना होगा। फिर वहाँ पे तियान उस लड़की के कॉलर को पकड़कर वहाँ पे उससे गुस्से से बोल रहा होता है मास्टर बताओ मुझे मेरी वाइफ कहाँ गई और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की फिर तियान से बोल रही होती है यंग मास्टर रुक जाइए। और फिर वो लड़की तियान को सेड्यूस करते हुए उससे बोल रही होती है मैं तो एक मामूली सी स्लेव हूँ लेकिन आप पब्लिक के सामने मुझे इस तरह क्यों हरास कर रहे हैं, क्या आप मुझे इतना चाहते हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे वो लड़की तियान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। उस लड़की की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो लड़की को पकड़ते उससे बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया हरकत करने की। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे उस लड़की को उठाकर वहाँ पर जो लड़ाई चल रही होती है उसके बीच में फेंक देता है और बोल रहा होता है जाओ यहाँ से और अपना ये घटिया ड्रामा उन लोगों को दिखाओ। और ऐसा कहते हुए तियान ने वहाँ पे उस लड़की को उन कल्टीवेटर्स के बीच में फेंक दिया होता है। फिर वहाँ पे जनरल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर पीछे से कोई कल्टीवेटर हमला कर रहा होता है, तभी वो लड़की आकर उस कल्टीवेटर से टकरा जाती है। वहाँ पर जो जनरल होती है जब वो अपने पीछे किसी तरह के शोर को सुनती है तो वो पलट के देख रही होती है और बोल रही होती है अभी यहाँ पे क्या हुआ। तो वो देखती है तो वहाँ पे एक लड़की एक कल्टीवेटर के ऊपर गिरी हुई होती है जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और वो लड़की उन दोनों को वहाँ पे इस तरह देखते हुए मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और ये दोनों यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उस लड़की को फेंकने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है शांत हो जा शांत हो जा, अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, पहले मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान खुद को शांत कर रहा होता है। फिर तियान जब वहाँ पे थोड़ा सा शांत होता है तो बोल रहा होता है मुझे पता था कभी ना कभी कुछ ऐसा तो जरूर होगा, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ के ऊपर पहले से कॉन्सेंट्रिक इंडक्शन टेक्निक से अटैच कर रखा है। यहाँ पर तियान एक ट्रैकिंग एनर्जी के बारे में बात कर रहा होता है जो कि उसने उसकी वाइफ के साथ जोड़ रखी होती है। फिर तियान वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक इंडक्शन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और अपने आसपास उन एनर्जी वेव्स को भेज रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ट्रैक कर सके और उसको ढूंढ सके। और फिर वहाँ पे तियान को पता चलता है कि उसकी वाइफ आसपास के इलाके में नहीं है और उसको देखकर वो मन में सोचने लग जाता है जब यहाँ पे बाकी सिटीजन डर कर भाग रहे होंगे तभी मेरी वाइफ उन लोगों के बीच में यहाँ से गलती से दूर चली गई। फिर तियान वहाँ पे अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करना बंद कर देता है और बोल रहा होता है वैसे मुझे इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है पर मुझे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम कमीनों तुम्हारी वजह से आज का मेरा अच्छा दिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान वहाँ पे जितने भी असैसिन होते हैं उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है, तभी वहाँ पे उसके पास एक असैसिन गुजरता है जो कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे तियान अपने हाथों से ही उस बंदे को वहाँ पे पकड़ लेता है और उसने जो वहाँ पे खुद पर सील लगाई होती है उनको वो अनलॉक करते हुए वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और वहाँ पर उस कल्टीवेटर से बोल रहा होता है तुम लोगों ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, तुम लोग मरने के लायक और अब तुम लोग मेरे हाथों मरोगे। तो वहाँ पे वो कल्टीवेटर तियान के ऊपर चिल्ला रहा होता है, उसको बोल रहा होता है कौन हो तुम और तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ रखा है, क्या तुम मरना चाहते हो, छोड़ो मुझे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है नहीं मैं अपने ऊपर की सारी सिल को अभी नहीं खोल सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे आसपास के जितने भी मोटर्स है वो सब मेरी पावर की डोमिनेशन की वजह से ही मर जाएंगे। फिर वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि उस बंदे को अपने हाथों से ही मार रहा होता है और बोल रहा होता है पहले मैं अपनी 0.0001% पावर को ही अनलीज करता हूँ
क्योंकि मेरी 1% पावर को भी रिलीज करने से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और वैसे भी मेरी इतनी सी पावर इन सबको मारने के लिए काफ़ी है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस बंदे को अपनी एनर्जी की मदद से ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर तियान की एनर्जी की वजह से उस बंदे का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर तियान अपने हाथों को देखने लग जाता है और बोल रहा होता है, ये डिमोनिक क्यों नहीं है, ये तो इमोर्टल क्यों है, मेरे पास इमोर्टल क्यों कब से आ गई। फिर तियान वहाँ पे अपने हाथों को देखने लग जाता है और बोल रहा होता है, मैं डीमन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर डीमन हूँ और मेरे पास अभी भी इमोर्टल क्यों है, क्या ये सब इस दुनिया में दोबारा लौटने की वजह से हुआ है। और वहाँ पे फिर ऐसे ही सोचते हुए तियान अपने हाथों को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर कौन सोच सकता है डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन गॉड, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर डिमोनिक एनर्जी और डिमोनिक पावर्स हैं, उसके शरीर में अभी भी उसके इमोर्टल कल्टीवेशन की इमोर्टल क्यों है। मुझे यकीन नहीं होता, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी मेरे पास मेरे इमोर्टल कल्टीवेशन की एनर्जी है। फिर तियान हमें बताता है कि वो हमेशा से एक डीमन नहीं था, डीमन वर्ल्ड में एंटर करने से पहले वो एक इमोर्टल था और वो इमोर्टल कल्टीवेशन करते हुए उस मुश्किल पथ पर चलता था जिस पे चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उस पर चलते हुए वो इमोर्टल बन चुका था और एक एक करके उसने इमोर्टल वर्ल्ड की सभी कल्टीवेशन स्टेप्स को पार किया था। फिर तियान हमें एक एक करके उन स्टेप्स के बारे में बता रहा होता है। पहला स्टेप फाउंडेशन, उसके बाद क्यू गैदरिंग, कंसेंट्रिक, प्रोफाउंड, डिवाइन फायर और आखिरी डिवाइन ट्रिब्यूशन। और ऐसे ही उसने एक एक करके इमोर्टल बनने के उन सारे स्टेप्स को पार किया था और वो वहीं पे नहीं रुका। इमोर्टल बनने के बाद भी उसने इस जर्नी को जारी रखा और तब तक जब तक वो ट्रू इमोर्टल नहीं बन गया। ट्रू इमोर्टल बनने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ था, उसे इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर करना था, बस वो यही नहीं कर पाया। इमोर्टल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले उसके साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से वो डिमोनिक एनर्जी के साथ फ्यूज हो गया और उसके इतने सालों की मेहनत बहुत ही आसानी से बर्बाद हो गई क्योंकि वो उस डिमोनिक एनर्जी को खुद से मिलने से रोक नहीं पाया। क्योंकि उसको जो डिमोनिक ब्लड फ्यूज हुआ था वो एक्चुअली में एक होली डिमन ब्लड था जो कि बहुत ही पावरफुल था और इसकी वजह से उसका सारा इमोर्टल कल्टीवेशन उससे छिन गया और वो ना चाहते हुए भी उसे डीमन बनना पड़ा। और एक बार डीमन बनने के बाद उसने कभी इमोर्टल वर्ल्ड को नहीं देखा और इसी वजह से उसके लिए इमोर्टल कल्टीवेशन के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, ये मेरे आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैं तो हमेशा से यही मानता था कि डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद मेरा इमोर्टल कल्टीवेशन मुझसे हमेशा के लिए छीन चुका है, लेकिन वो अभी भी मेरे पास है। फिर तियान अपनी इमोर्टल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सोच रहा होता है, लगता है मेरे डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद मेरी हेवनली एनर्जी उसमें सब पास हो गई थी और वो उसके अंदर ही दबकर रह गई थी, तभी तो मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मुझे पता है कि ये मेरे पास है तो मैं अब इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि ये मेरी डिमोनिक एनर्जी के बराबर ताकतवर नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी है इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी डिमोनिक एनर्जी की फील को हटाने की कोई ज़रूरत है। तभी वहाँ पे तियान के पीछे कोई बंदा आता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथियों को मारने की, अब मरो। और ऐसा कहते हुए वो तियान के ऊपर कोई हमला कर देता है। ये बंदा उन्हीं असैसिन में से एक होता है। जब वो देखता है कि तियान ने उसके एक साथी को मार दिया है तो वो गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तियान के पास उसका हमला पहुंचता उससे पहले ही तियान अपनी इमोर्टल एनर्जी से एक शील्ड बनाता है जिसकी वजह से उसका वो हमला बेकार हो जाता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन तियान की वो शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो उसके हमले को उसके ऊपर ही लौटा देती है और वो बंदा उसके हमले से मरकर वहाँ पे राख हो जाता है। फिर तियान अपनी इमोर्टल एनर्जी के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने इन तीनों वर्ल्ड्स में कभी भी कोई ऐसी बॉडी नहीं देखी जिसके अंदर इमोर्टल एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी एक साथ रहती हो। लगता है अब मेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से बदल गया है। अगर देखा जाए तो मेरे पास इमोर्टल और डिमोनिक एनर्जी दोनों है, तो मैं एक इमोर्टल डीमन कल्टीवेटर हूँ। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपनी दोनों एनर्जी के बारे में जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर तियान वहाँ पे सोचने लग जाता है कि मेरी डिमोनिक एनर्जी वो अगर थोड़ी सी भी लीक होती है तो बाकी सब गॉड्स और डिमोन्स को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर मेरे सारे दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे और वो एक्सीडेंटली मेरी वाइफ को हर्ट कर सकते हैं। अच्छा है कि मेरे पास मेरी इमोर्टल कल्टीवेशन की एनर्जी अभी भी बाकी है, उसका इस्तेमाल करने की वजह से मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं टिकने वाली और उसकी वजह से मेरे किसी भी दुश्मन को मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर तियान वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन कल्टीवेटर को देख रहा होता है और उनको बोल रहा होता है कि चलो अब इनसे शुरू करते हैं। इन लोगों ने मुझे यहाँ पे परेशान करने की कोशिश की है और मेरा आज अच्छा दिन इन्होंने बिगाड़ दिया है, देखते हैं अब ये मेरे गुस्से को सह पाते हैं या नहीं। फिर हमें सिटी जनरल को दिखाते हैं, उसे वहाँ पे उन कल्टीवेटर ने घेर लिया होता है और उसके पास अभी बहुत ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं बचे होते हैं जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वहाँ पे उन कल्टीवेटर से लड़ने की वजह से सिटी जनरल और उनके गार्ड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो वहाँ पे गार्ड्स सिटी जनरल से बोल रहे होते हैं, जनरल आप यहाँ से चले जाओ, हम इन्हें संभालते हैं और आप यहाँ से निकलने की कोशिश करो। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक लेवल के 10 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर हैं, हमारी फॉर्मेशन इसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी, इसलिए आपको जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे सिटी जनरल को वहाँ से चले जाने के लिए कह रहे होते हैं। उन गार्ड्स की बातों सुनकर जनरल वहाँ पे उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उनको बोल रही होती है, तुम लोग अपनी ये बकवास बंद करो और अपना फॉर्मेशन को बनाए रखो। मैं तुम्हारी जनरल हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर वैसे भी नहीं जाने वाली। मेरा भाई जल्दी हमारी मदद के लिए
किसी सेना की टुकड़ी को यहाँ पे भेज देगा, तो हमें तब तक इन्हें संभालना होगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जनरल गार्ड्स के मनाने के बाद भी वो वहाँ पर रुककर उनके साथ लड़ने का फैसला करती है। फिर हमें वहाँ पे उन असैसिन्स को दिखाते हैं जो कि सिटी जनरल की बातों को सुनकर उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। उसको बोल रहे होते हैं, तुम वैसे भी ये बैटल हार चुकी हो, एम्प्रेस सेंग फेंग ने तुम्हें कुछ चुना था और उसकी सारी कॉन्फिडेंस तुम लोगों की वजह से है। आज तुम्हें मारने के बाद हम उसके इस पहले कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे ताकि धीरे धीरे कमजोर करते हुए हम उसे भी मार दें। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो वहाँ पे जनरल और उसके गार्ड के ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे सिटी जनरल को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपने सामने उन सभी कल्टिवेटर्स को देखकर बोल रही होती है, मैं खुद भी एक कॉन्सेंट्रिक रिलम की कल्टिवेटर हूँ, लेकिन मेरे सामने जितने भी कल्टिवेटर हैं वो सब भी इसी रिलम के हैं। मैं इस सिटी की सबसे अच्छी वॉरियर्स में से एक हूँ जिसे बचपन से बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन मैं भी एक साथ इतने सारे कल्टिवेटर्स को नहीं संभाल सकती हूँ। और ऐसा सोचते हुए सिटी जनरल वहाँ पे उन सभी कल्टिवेटर्स को देख रही होती हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और उसे मारने के बारे में चिल्ला रहे होते हैं। सिटी जनरल उन सबको अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती हैं। फिर वो वहाँ पे मन में प्रेयर करने लग जाती है और बोल रही होती है, भाई तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे हमें एक धमाके को दिखाया जाता है। जितने भी कल्टिवेटर इस वक्त जनरल की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो सब राख बन के वहाँ पे गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे उन कल्टिवेटर के इस तरह डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही तेज वेव बनती है जो कि उनके डिस्ट्रक्शन के बाद फॉर्म होती है, जिसको देखकर वहाँ पे जनरल और उसके गार्ड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनके सामने जो अभी कल्टिवेटर्स थे वो अचानक कहाँ चले गए और अभी उनके सामने ये क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे सिटी जनरल उसके गार्ड से पूछने लग जाती है, क्या तुमने देखा, क्या तुम लोगों में से कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे ये एसेसिन्स कहाँ गए। तो गार्ड्स वहाँ पे सिटी जनरल से बोल रहे होते हैं, लगता है वो सब गायब हो गए हैं, हमें तो यही लग रहा है। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे सिटी जनरल को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं और आसपास उन एसेसिन्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें सिटी जनरल को दिखाते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में होती है क्योंकि उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है उसकी तरफ जो भी कल्टिवेटर अभी हमला करने के लिए आ रहे होते हैं वो सब अचानक हवा में कहाँ गायब हो गए। और वहाँ पे वो यही सब समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहाँ पे सिटी जनरल अपनी सभी गार्ड्स को ऑर्डर देती है और बोल रही होती है, आसपास ढूंढो वो सब कहाँ छुपे हुए हैं, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ये उनकी कोई नई चाल हो सकती है, अगर किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर जरा सा भी शक हो तो वो तुरंत ही मुझे आकर इन्फॉर्म करें। ऐसा कहते हुए सिटी जनरल वहाँ पे अपने सारे गार्ड्स को फैला देती है। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे एक घर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और वहाँ से वो उन सब लोगों को देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है, ये लोग तो जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ पे तियान, सिटी जनरल और वहाँ पे जो कल्टिवेटर आए होते हैं उन सब की बात कर रहा होता है। मैंने अपनी इमॉर्टल कल्टिवेशन की पावर को बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, इसकी वजह से मेरे स्पेशल कॉन्शियस थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से वो सभी कल्टिवेटर इस तरह हवा में राख हो गए। यहाँ पे तियान अपनी पावर के बारे में बात कर रहा होता है। तियान ने उन कल्टिवेटर्स के ऊपर हमला किया होता है लेकिन उसने बहुत टाइम से इमॉर्टल कल्टिवेशन की पावर को इस्तेमाल नहीं किया है, इसकी वजह से उसने ठीक तरह से उसकी एनर्जी को काबू नहीं कर पाया था और वो सब कल्टिवेटर वहाँ पे राख हो गए थे। ये सभी कल्टिवेटर अभी तक इमॉर्टल नहीं बने हैं, इसलिए मेरे सामने ये कल्टिवेटर्स और मॉर्टल्स दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल की पावर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप मॉर्टल्स को ज़मीन की धूल मानो तो उसके सामने इमॉर्टल्स क्लाउड की हवाओं की तरह होते हैं और इन दोनों चीज़ों के बीच का गैप इतना ज़्यादा होता है कि इसे आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता है। फिर तियान वहाँ से जाने लग जाता है, बोल रहा होता है, अब चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी मेरा हिसाब से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी मैंने अपने गुस्से को निकालने के चक्कर में उस लड़की की वैसे भी मदद कर दी है, तो अब मुझे इस सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर तियान वहाँ पे अपनी वाइफ के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वाइफ इस वक्त ठीक होगी। अब जब मेरे पास मेरी इमॉर्टल क्वी है तो मुझे अपनी डिमोनिक पावर के ऊपर लगी हुई सील को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी इमॉर्टल क्वी की मदद से इस वक्त अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मेरी इमॉर्टल क्वी इस वक्त स्टेबल नहीं है और अगर मैं उसका गलती से कुछ कम ज़्यादा इस्तेमाल कर देता हूँ तो मेरी वाइफ को नुकसान हो सकता है। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बोल रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ढूंढना होगा, वो मेरे बारे में फिक्र कर रही होगी। फिर हमें उस सिटी के रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है जिसका नाम तियानफिन होता है। फिर हमें वहाँ पे उस पैलेस के मेन हॉल को दिखाते हैं जहाँ से हमें कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, जहाँ पे कोई किसी को रिस्पेक्ट करते हुए उसे ग्रीट कर रहा होता है। फिर हम वहाँ पे एक बूढ़े पर्सन को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे बैठे हुए किसी को ग्रीट कर रहा होता है, इसका नाम वेचेन होता है। और वेचेन वहाँ पे ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है, मैं वेचेन जियन फेंग खुद को ग्रीट करते हुए क्वीन को रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वहाँ पे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे बोल रही होती है, अपना सर उठाऊँ और उससे पूछ रही होती है, क्या तुम फ्यूनिक्स गार्ड्स के कमांडर हो। फिर वहाँ पे वो पर्सन अपना सर उठाते हुए वहाँ पे डरते हुए उसको देख रहा होता है और बोल रहा होता है, यस मैजेस्टी वो मैं ही हूँ। फिर हमें उस पर्सन के सामने बैठी हुई क्वीन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं यही होती है। फिर यही वहाँ पे उस पर्सन से बोल रही होती हैं, अगर तुम इस सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड्स के कमांडर हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस सिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा और तुमने ज़रूरी उनके बारे में कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया होगा। तो क्या तुम मुझे बताओगे तुमने अभी तक सिटी की किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और तुम्हारा ये काम कहाँ तक पहुँचा है। और ऐसा कहते हुए यही अभी लोग होते हैं वो उसको क्वीन कहकर ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यही उसके सामने एक बंदे जिसका नाम वेचेन होता है उससे बोल रही होती है, तुम तो फिनिक्स गिल्ड के कमांडर हो ना, और फिनिक्स गिल्ड के अंदर इस सिटी के सबसे पावरफुल सोल्जर्स हैं जिनको तुम लीड करते हो, और अगर तुम इतने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को लीड करते हो तो तुम्हें सिटी की हालत के बारे में पता होगा कि सिटी में इस वक्त क्या क्राइम हो रहे हैं और सिटी की हालत इस वक्त कैसी है।
तो क्या तुम मुझे बताओगे तुमने उन प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्व किया है और तुम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर रहे हो। यही की बातों को सुनकर वेचिन वहाँ पे समझ जाता है कि यही उससे किस बारे में बात कर रही है। यहाँ पे ये पर्सन इस सिटी का मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालता है, इसीलिए यही यहाँ पे इससे पूछ रही होती है कि सिटी के लिए क्या कर रहा है। फिर वेचन वहाँ पे यही को बताने लग जाता है कि उसने उस बारे में पता करने की कोशिश की है कि किसने सिटी जनरल के ऊपर अटैक करवाया था, लेकिन सिटी जनरल फूतेनियो के ऊपर जिसने भी अटैक किया था उन लोगों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो लोग अचानक से कहीं पे गायब हो गए और वो अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसा कहते हुए वेचन वहाँ पे जल्दी जल्दी यही को ये सब बताना शुरू कर देता है। वेचन की बातों सुनकर यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ पे जिस थ्रोन के ऊपर बैठी होती है उसके हैंड को वो अपने हाथों से ही तोड़ देती है। फिर यही वहाँ पे वेचन से बोल रही होती है, अब चाहे जो भी हो तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढना होगा, तुम उनके बारे में जितना हो सके सारी जानकारी निकालने की कोशिश करो और ये पता करने की कोशिश करो कि इस असैसिन के पीछे किसका हाथ है। यही की गुस्से भरी टोन को सुनकर वहाँ पे वेचन बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है, मैं अभी जाकर अपने सारे गार्ड्स को इस चीज़ के ऊपर छानबीन करने के लिए लगा देता हूँ और मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई रिजल्ट लेकर जरूर आऊँगा। और ऐसा कहते हुए वेचन फिर वहाँ पे यही के नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहा होता है। फिर हम वहाँ पे वेचन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मुझे इसके पास से जो ऑरा महसूस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हूँ लेकिन मुझे भी इसके ऑरा को संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल दूर रहने के बाद ये जब वापस लौट कर आएगी तो ये इतनी पावरफुल हो जाएगी। यहाँ पे वेचन यही के बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी बातों का सीधा सा मतलब इतना होता है कि वो जब यहाँ पे दोबारा लौट कर आई है तो अब वो उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो भी उसकी पावर को नहीं सह सकता है। यहाँ पे अगर हम यही के बैकग्राउंड की बात करें तो यही अपने पिछले जन्म में एम्प्रेस यही थी जो कि हेवनली वर्ल्ड के ऊपर राज करती थी या इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर राज करती थी। लेकिन इस जन्म में जब वो दोबारा जहाँ पे वापस से रिकार्नेट हुई है तो वो यहाँ पे जिस एम्पायर के अंदर अभी रुकी हुई है वो वहाँ की प्रिंसेस है और यही का यहाँ पे असली नाम प्रिंसेस लीसिया है। और यहाँ पे इस स्टोरी में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए नहीं गए हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यही की जो ये प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी है इसके बारे में तियान को बिल्कुल भी नहीं पता है। और तियान जब वहाँ पे यही से मिला था तब यही ने उसे अपना नाम ली सीयू ही बताया था ताकि वो अपनी प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी को तियान से छुपा सके। और जब वो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ बन गए तो उसने फिर अपनी इस एम्पायर को छोड़ दिया था और तियान के साथ वहाँ पे रहने लग गई थी ताकि वो तियान के साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजार सके। लेकिन अब जब यही के पास उसके पास्ट लाइफ की मेमोरी आ चुकी है और वो जानती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में हेवनली एम्प्रेस यही थी, अपनी पास्ट लाइफ को जानने के बाद भी यही वहाँ पे तियान के साथ रहना चाहती थी और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती थी ताकि उसके साथ रहने के बाद वो कुछ टाइम अपनी एनर्जी को जुटा सके और वापस पावरफुल हो सके और अपने उन सभी रिवेंज को पूरा कर सके। लेकिन आज जब सिटी के अंदर घूमते हुए उसने कुछ असैसिन्स को जब सिटी जनरल के ऊपर अटैक करते हुए देखा था तो वो समझ गई थी कि इस वक्त एम्पायर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो दोबारा अपने एम्पायर के पैलेस में लौट आई थी ताकि वो अपनी पोजीशन को वापस ले सके और अभी जो भी प्रॉब्लम अभी उसकी एम्पायर फेस कर रही है उन्हें वो सोल्व कर सके। और यही कि उसकी प्रिंसेस की आइडेंटिटी होने की वजह से जैसे ही वो यहाँ पर इस पैलेस के अंदर लौट कर आई थी उसने तुरंत ही वहाँ पे सिटी की एम्प्रेस की पोजीशन ले ली थी और वहाँ पे वो उसी की पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अभी सिटी की सारी कंडीशन वहाँ पे उसके मिनिस्टर से पूछ रही होती है। लेकिन फिर भी यही को उनसे किसी भी तरह के जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त उसकी सिटी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। फिर वो वहाँ पे उस मिनिस्टर को बोलने लग जाती है और बोल रही होती है, तुम अभी उन सभी लोगों को ढूंढो जो भी हमारी एम्पायर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम बिना रहम के उन्हें उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देना। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने ऑर्डर को वेचन को दे देती है तो वेचन वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, कुछ टाइम बाद इस शहर के अंदर कोई भी धोखेबाज नहीं बचेगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे मिनिस्टर अभी भी यही को ग्रीट कर रहा होता है तो यही उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और यही की बातों को मानते हुए वो मिनिस्टर वहाँ पे फिर उस पैलेस के हॉल से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो मिनिस्टर वहाँ पे पैलेस के हॉल से बाहर आता है वो मन में सोच रहा होता है, इस लड़की ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था, मुझे तो लगा था कि आज मैं मर ही जाऊँगा, आखिर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। फिर वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, जब से ये वापस लौट के आई है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई है और अब मुझे नहीं लगता है कि इसकी क्वीन की पोजीशन को कोई इससे छीन सकता है, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं हमेशा इसकी गुड लिस्ट में रहूँ। और जहाँ तक मुझे इसकी बातों से लगता है सिटी जनरल के ऊपर हुए अटैक को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो मुझे इसके ऊपर जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा और वो आगे चलकर मुझे सिटी जनरल से भी अच्छी फ्रेंडशिप बना के रखनी होगी ताकि मैं इसका भरोसा और भी ज़्यादा जीत सकूँ। जब मिनिस्टर बेचन वहाँ पे ये सब सोच रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक वो लड़की होती है जो कि उसके पास आती है और बोल रही होती है, मिनिस्टर बेचन आप इतना क्या सोच रहे हो, अगर मेरी सिस्टर ने आपको परेशान किया है तो उससे निपटने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अचानक से मिनिस्टर के सामने आ जाती है और उसको वहाँ पे परेशान देखते हुए उससे बोल रही होती है,
उस लड़की की बातों सुनकर वहाँ पे वैचन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है, प्रिंसेस ली वेनिया, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एम्प्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मुझे जो काम दिया है उसे मैं आराम से हैंडल कर लूँगा, तो आप प्लीज़ मेरे उनसे शिकायत मत करो, आप कुछ भी मत करो। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे वैचन फिर प्रिंसेस वेनिया को उसके लिए कुछ भी करने के लिए मना कर रहा होता है। फिर वहाँ पे प्रिंसेस वेनिया वैचन का मजाक बनाते हुए उससे बोल रही होती है, मैं तो तुमसे झूठ बोल रही थी, मेरी बहन इतने सालों के बाद आई है और वो आते ही यहाँ पे एम्पायर के काम को लेकर बैठ गई है, उसके पास दूसरों से बात करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो अगर मैं वैसे भी तुम्हारे किसी भी मैटर को लेकर उसके पास जाती हूँ तो वो वैसे भी मेरी नहीं सुनने वाली है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे प्रिंसेस वेनिया फिर वहाँ से जाने लग जाती है, उसको बोल रही होती है, मैं अपनी सिस्टर के पास जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो तुम मुझे उसके पास आकर ढूंढ लेना। और ऐसा कहते हुए वेनिया फिर वहाँ पे यही की तरफ जाने लग जाती है। वहाँ पे वैचन प्रिंसेस ली वेनिया को इस तरह जाते हुए देखकर मन में सोच रहा होता है, चलो अच्छा है, कम से कम ये मेरे बारे में एम्प्रेस से कोई भी बात नहीं करेगी, वरना अगर इसकी बातों से एम्प्रेस और ज़्यादा गुस्सा हो गई तो मेरी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर हमें यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एक रूम के अंदर बैठी होती है और उसके सामने कुछ एम्पायर्स के डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको वो देख रही होती हैं, और वहाँ पे यही वो सब काम करते हुए मन में सोच रही होती है, उन असेशंस की वजह से आज का पूरा दिन खराब हो गया, अगर मैं अपने हस्बैंड से अपना कल्टीवेशन छुपा नहीं रही होती तो मुझे कभी भी भीड़ का सहारा लेते हुए वहाँ से नहीं निकलना होता और यहाँ पर नहीं आना पड़ता। लेकिन चलो इस बात का शुक्र है कि हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ, वो अब बिल्कुल ठीक है और अभी उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आज के इस हादसे में हस्बैंड को कुछ भी हो सकता था, मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती हूँ। और यही सब सोचते हुए यही का मूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो वहाँ पे जो भी काम कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कर रही होती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस ली विनिया वहाँ पर आती है और वहाँ पे यही से बोल रही होती है, सैनफैंग किंगडम की डिग्निफाइड क्वीन, जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई अगर उसको एक बार देख ले तो वो उसी के सपनों में डूब जाए, वो और किसी के सपने देख रही है, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो वहाँ पे अपनी सिस्टर को चिढ़ाते हुए उससे बोल रही होती है, लगता है मेरी बहन सचमुच उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जब यही वहाँ पे वेनिया को देखती है तो उससे बोल रही होती है, वेनिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वेनिया उसको बोल रही होती है, सिस्टर मैं तो ये चीज़ लेकर आई थी जो तुमने मंगाया था, तुमने कहा था तुम्हें ये ज़रूरत है तो मैं इसे लेकर आ गई। तब वो अपने हाथों में किसी तरह के बॉक्स को वहाँ पे यही को दिखा रही होती है, तो फिर यही वहाँ पे उस बॉक्स को ले लेती है और बोल रही थी अच्छा हुआ तुम इसे ले आई, मैं अपना काम खत्म करने के बाद खुद जाकर इसे लेने वाली थी। यही के हाथ में जो बॉक्स होता है वो एक तरह का स्टोरेज बैग होता है जिसके अंदर आप फ्रेश फूड को रख सकते हो, और इसके अंदर तियान की पसंद की डिशेस होती हैं जो कि वहाँ पे यही ने ऑर्डर देके पैलेस के शेफ से बनवाई होती हैं। यही को उस बॉक्स को लेते हुए देखकर वेनिया वहाँ पे मुंह फुलाने लग जाती है और यही से बोल रही होती है, पता नहीं उस इंसान ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू किया है, या उसने तुम्हें कोई दवाई ववाई तो नहीं खिला दी है ना जिसकी वजह से तुम उसके इतने सपने देखती रहती हो। तुमने अपनी मर्जी से उसके साथ शादी की थी और आज भी तुम उसके खाने का इतना ध्यान रखती हो, आखिर उसने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती हो। और ऐसा कहते हुए वेनिया वहाँ पे यही से गुस्सा कर रही होती हैं, तो यही वहाँ पे फिर वेनिया का सर सहलाने लग जाती है, उसको बोल रही होती है, तुम अभी भी बच्ची हो इसलिए तुम दो लोगों के बीच के प्यार और केयरिंग को नहीं समझ सकती हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे वेनिया को कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से मना कर रही होती है, तो वेनिया को उसकी बातों का कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है और अभी भी वो वहाँ पे उसको देख रही होती हैं। तो यही उसे बताती है कि हाँ तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी हैं और अगर देखा जाए तो उनका कल्टीवेशन सिर्फ फाउंडेशन लेवल के 5th स्टेज का ही है, लेकिन मैं जब भी उनके साथ में होती हूँ तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और उनके साथ रहने पर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, तो वेनिया फिर वहाँ पे यही से बोल रही होती है, तुम अब ऐसा भी क्या सोच रही हो जो तुम इतना ज़्यादा खुश हो रही हो। और ऐसा कहते हुए वेनिया वहाँ पे यही की उन सब हरकतों को देख रही होती है, यही उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाते हुए उसको गुस्से से देख रही होती है, जिसको देखकर वेनिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे वेनिया के गाल खींचते हुए उससे बोल रही होती है, मैंने कहा ना बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे फिर वेनिया को डांट रही होती है, तो वेनिया वहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला रही होती है, उसको बोल रही होती है सिस्टर मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, मैं माफ़ी मांगती हूँ, छोड़ दो मुझे। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने पैलेस से बाहर सनसेट होते हुए देख रही होती हैं, वो बोल रही होती हैं आज तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। फिर यही वहाँ पे मन में सोचते हुए बोल रही होती हैं, ये टाइम तो हस्बैंड का स्टोर से वापस आने का टाइम है और इस वक्त तो मैं अपने घर के काम काज करती हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना होगा। और फिर वहाँ पे यही ये सब सोचते हुए मन में सोच रही होती हैं आज तो वो सब एक्सीडेंट भी हुए थे, तो अब मुझे जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचना होगा, पता नहीं वो मुझे ढूंढते हुए कितना ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के बारे में सोच रही होती हैं कि वो अभी तक अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसको तियान का ख्याल ही नहीं रहा। फिर हम वहाँ पे वेनिया को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने गालों के दर्द की वजह से वहाँ पे चिल्ला रही होती हैं। फिर जब वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है तो वो वहाँ पे नहीं होती और बोल रही होती है सिस्टर ये कहाँ चली गई। फिर वो जब अपने गेट की तरफ देखती है तो देखती है उसकी सिस्टर बहुत ही तेज़ी से भागते हुए उसके पहले से बाहर जा रही होती है। उसको देखकर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और वो मन में सोच रही होती है ये इतनी तेज़ी से क्यों भाग रही है और ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है, क्या यही बड़ों की ज़िंदगी है। और ऐसा सोचते हुए वेनिया वहाँ पे अभी भी यही को भागते हुए देख रही होती हैं। फिर वो वहाँ पे अपने शरीर की तरफ देखने लग जाती है और बोल रही होती है
एक लड़की के जिस तरह के फीचर्स होने चाहिए उसके हिसाब से मेरी बॉडी परफेक्ट है, तो मैं एक लड़की ना होकर एक बच्ची कैसे हो सकती हूँ। और वहाँ पे वेनियाँ चिल्लाते हुए बोल रही होती हैं, लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। फिर हमें तियान के घर को दिखाते हैं जहाँ पे तियान इधर उधर टहलते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है, आखिर वाइफ कहाँ चली गई, मैंने तो सब जो देख लिया, आखिर वो कहाँ हो सकती है, वो अकेली है, वो इस वक्त कैसी होगी, कहीं वो कहीं भटक तो नहीं गई, उसे इस वक्त आ जाना चाहिए था। और इसी तरह खुद से बातें करते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे मन भी सोचने लग जाता है, मैं अपने अगर सारे रिलम्स की पावर को ओपन कर लूँ तो मैं अपनी वाइफ को पल भर में कहीं पे भी ढूंढ सकता हूँ, फिर वो चाहे इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो। लेकिन अगर मैंने एक बार ऐसा करा तो मुझे डर है कि मेरी ये मॉडल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और फिर से मैं कभी भी अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजार पाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान के घर के मेन डोर से एंटर हो रही होती हैं। तियान जैसे ही वहाँ पे मेन डोर की आवाज़ सुनता है वो वहाँ पे देखने लग जाता है, तो देखता है तो यही वहाँ पे अभी आ रही होती है, जिसको देखकर तियान बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वहाँ पे जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वहाँ पे एक स्माइल करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे यही तुरंत ही जाकर तियान को गले लगा लेती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिरकार तुम मिल ही गए। फिर तियान वहाँ पे यही से बोलने लग जाता है, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, मैं भी तुम्हें ढूंढना चाहती थी लेकिन इतनी भीड़ में तुमसे अलग होने के बाद मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम मुझे नहीं मिले तो मुझे लगा कहीं तुम घर चले गए होंगे मुझे ढूंढते हुए, इसलिए मैं भी तुरंत घर आ गई, क्योंकि मुझे डर था कि तुम जब घर आओगे और मुझे यहाँ पे नहीं देखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान होगे। तियान वहाँ पे यही की बातों सुनकर उसे तुरंत ही वहाँ पे अपने सीने से लगा लेता है और मन में सोच रहा होता है, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसके पीछे जो कोई भी है अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। फिर तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस असैसिन की मेमोरी को देखने लग जाता है जिसे उसने अपनी एनर्जी से मार दिया होता है और बोल रहा होता है, मुझे इन सब चीज़ों के पीछे जो कोई भी है उस तक पहुँचना ही होगा, उसने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी। और ऐसा कहते हुए तियान फिर वहाँ पे जिस असैसिन को उसने मारा होता है उसकी मेमोरी के सारे हिस्से को देखने लग जाता है और ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है। तभी उसे वहाँ पे उसकी मेमोरी में वो पर्सन दिखाई देता है और तियान के सामने एक पर्सन की इमेज आ जाती है जो कि सिटी में हुए अटैक के पीछे, जो कि आज सिटी में हुए अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड होता है। तियान उसकी इमेज को देखने के बाद बोल रहा होता है, इसकी वजह से मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उस पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, अभी मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई है इसलिए मुझे अभी पहले उसको संभालना है। ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे यही को देख रहा होता है जो कि उसे हाथ पकड़ कर घर के अंदर ले जा रही होती है, उसको बोल रही होती है, मैंने जाने से पहले हम दोनों के लिए बहुत सारा फूड रेडी किया था, तो चलो हम चलकर उसे खा लेते हैं, वैसे भी इतना ज़्यादा भटकने की वजह से तुम्हें ज़रूर भूख लग रही होगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को खींचते हुए घर के अंदर ले जा रही होती है जहाँ पे उसने अपना फूड प्रिपेयर करके रखा होता है। यही की बात सुनकर तियान वहाँ पे उसके साथ चल रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, तुम्हें ढूंढने की वजह से मैं तो ये भूल ही गया था और अब मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो चलो चलकर तुम्हारे हाथ का बना कुछ खाते हैं। फिर हमें तियान और यही को दिखाते हैं जो कि अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और वहाँ पे तियान यही से बोल रहा होता है, वाइफ मैं तुम्हें ढूंढने की वजह से इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मुझे नहीं लगता मैं ठीक तरह से खाना खा पाऊंगा, तो क्यों ना आज तुम अपने प्यारे हाथों से मुझे खाना खिलाओ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को उसके हाथों से खाना खिलाने के लिए बोल रहा होता है, तो यही वहाँ पे उसको ओके बोल देती है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि अपने हाथों से तियान को खाना खिला रही होती है, उसको बोल रही होती है, तो तुम्हें अच्छी तरह से पेट भर के खाना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान की तरफ एक बाइट बढ़ा रही होती है। तियान जब उस बाइट को देखता है तो वो वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, अपनी वाइफ के साथ इस तरह खाना खाना कितना ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से आप किसी भी तरह के गम को आसानी से भूल सकते हो। फिर तियान वहाँ पे यही के हाथों से खाना खाते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे जितना खिलाना चाहती हो तुम खिला सकती हो, मैं उसे आराम से खा लूँगा, तभी तो मैं इसे रात को कंज्यूम करने के बाद और ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को चिढ़ा रहा होता है, तो यही उसे चुपचाप खाने के लिए बोल रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाते हैं, तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे ब्लश कर रही होती है और तियान को देखते उससे बोल रही होती है, तुम हमेशा इस तरह की हरकतें क्यों करते हो। यही जब वहाँ पे तियान से ये सब बोल रही होती है तब वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, जिसको देखकर तियान वहाँ पे अपने आप को काबू नहीं कर पाता है। और यही की बातों सुनकर तियान भी वहाँ पे ब्लश करते हुए यही को अपने हाथों में उठा लेता है और उसको बोल रहा होता है, वाइफ आज का खाना भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, मुझे लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब पूरी तरह से एनर्जी से भर चुका है। ये सब बातें जब तियान वहाँ पे यही से बोलता है तो यही वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे बोल रही होती है, तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, तुमने तो अभी ठीक से खाया भी नहीं, लेकिन तुम जरूरी मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। लेकिन तियान वहाँ पे यही की एक बात नहीं सुनता है, वो उसको बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुमने भी अभी पेट भर के खा लिया है, तो क्यों ना हम अपने कमरे में चले। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को रूम में चलने के लिए बोल रहा होता है, तो यही वहाँ पे उसे हेट यू कहते हुए वहाँ पे चुपचाप बिठा देती है और दोबारा उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है। तियान भी वहाँ पे यही के हाथों से खाना खाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे खाते हुए, और यही के हाथों का खाना खाने के बाद तियान को वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उस खाने को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बता रहा होता है।
फिर तियान वहाँ पे यही को मस्का लगाते हुए उसको बोल रहा होता है, अगर मैं एक दिन भी अपनी वाइफ के हाथ का बना खाना नहीं खाऊं तो लगता है कि मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही ब्लश करना शुरू कर देती है और उसके पास तियान की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। फिर वहाँ पे यही तियान से कुछ पूछ रही होती है, उसको बोल रही होती है, मैंने सुना है कि बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और वहाँ पे बहुत सारी फ्लावर बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीज हैं। और यही जब इन सब बातों को कह रही होती है तब वहाँ पे तियान को यही से एक डेडली ओरा बहता हुआ नजर आ रहा होता है, जो कि उसके लिए कोई बुरा साइन होता है। फिर वहाँ पे यही तियान से बोल रही होती हैं, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम्हें यहाँ पे ये राइस खिलाने के लिए वो बनी गर्ल्स हो, तो मुझे लगता है इन राइस की खुशबू और इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को घूर रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान के पसीने छूट रहे होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है, लगता है इसे आज दिन में जो भी हुआ वो अभी भी याद है, अभी तक ये उन बनी गर्ल्स की बातों को भूली नहीं है। लेकिन उन बनी गर्ल्स को लेकर वाकई मेरे दिमाग में कोई बुरी थिंकिंग नहीं थी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अभी भी यही से डर रहा होता है। फिर वो तुरंत ही अपने टेबल पे पड़े हुए एक सॉसेस को उठाता है और उसे यही को खिलाते उससे बोल रहा होता है, वाइफ तुम तो सिर्फ मुझे ही खिला रही हो, तुम खुद भी तो खाओ, तुम्हें भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना सोते समय। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे खुद अपने हाथों से यही को खाना खिलाने लग जाता है। फिर यही वहाँ पे उस सॉसेस को खाते हुए उससे बोल रही होती है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन तुम इसका फ़ायदा उठाते हुए मुझसे बचना चाहते हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अभी भी अपना बनावटी गुस्सा दिखा रही होती है। फिर यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो क्या तुम मुझे वो थिक राइस सूप पिलाओगे। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को उसके हाथों से खुद को खिलाने के लिए बोल रही होती हैं। तो तियान भी वहाँ पे उसको ओके बोल देता है और तुरंत ही वहाँ पे तियान यही को अपने हाथों से वो थिक राइस सूप पिला रहा होता है। और ऐसे ही तियान और यही वहाँ पे नोकझोंक करते हुए प्यार से खाना खा रहे होते हैं। तब यही वहाँ पे तियान को देखकर मन में सोच रही होती है कि उसने कभी अपनी इमोर्टल लाइफ में इस तरह के कोई भी हैप्पी पल नहीं जिए हैं जहाँ पे वो किसी के साथ इस तरह खाना शेयर कर सकती है और हर छोटी बात पर इतना ज़्यादा खुश हो सकती हैं। फिर वो मन में सोचने लग जाती है, शायद मेरे हस्बैंड से शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फिर हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे यही को वो सूप पिला रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को दुनिया से बचाना ही होगा, मैं कभी भी इसे खुद से दूर नहीं होने दे सकता हूँ। इन तीनों लोगों में इतना घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये खुशियाँ हासिल हुई हैं। अगर कोई मुझे इन तीनों लोगों का सुप्रीम ट्रेजर भी दे तो उनसे भी मेरे वाइफ के साथ बीते हुए इन लम्हों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। फिर हमें तियान और यही को दिखाते हैं, वो दोनों खाना खाने के बाद अपने रूम में जाते हैं और दोनों वहाँ पे रिलैक्स करते हुए वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे यही अपने पैर को तियान की तरफ बढ़ा देती हैं और उसको बोल रही होती है, आज मैंने बाहर बहुत ही टाइम तक शॉपिंग की थी इसकी वजह से, और बाद में उन बुरे लोगों की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा है, अब मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने पैरों को तियान की तरफ बढ़ा देती हैं। तो तियान वहाँ पे यही को इस तरह देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही के पैरों पे मसाज करने लग जाता है, उसको बोल रहा होता है, मेरी वाइफ को आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इतनी अच्छी तरीके से रब करूँगा कि तुम्हारी सारी थकान और तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही ब्लश करते हुए उसे ओके बोल देती हैं। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के पैरों को रब करते हुए यही से बोल रहा होता है, मुझे लगता है अभी फेंजिंग सिटी कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल है तो हमें कहीं और चलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से कहीं और चलने के लिए बोल रहा होता है, मतलब वो यही को यहाँ से कहीं और मूव करने के लिए पूछ रहा होता है। तब वहाँ पे यही उससे बोल रही होती है, तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। तो तियान वहाँ पे उसको बताने लग जाता है, हमें किसी शहर की ज़रूरत नहीं है, हम एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हो, नदी हो, वहाँ पे मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, फिशिंग कर सकता हूँ और इसकी वजह से हमें वहाँ पे खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात हमारे डेली पर्पज़ के बाकी चीज़ों की, तो उन्हें भी मैं बना सकता हूँ और तुम भी तो बहुत सारी चीज़ें बना सकती हो। तो मुझे लगता है ऐसी किसी जगह पे हमारा दूसरों से दूर रहना अच्छा होगा जहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सकें, जहाँ पर हम एक दूसरे का हर रोज़ ख्याल रख सकें, एक दूसरे को गले लगा सकें और एक दूसरे के साथ बूढ़े हो सकें। और ऐसा कहते हुए तियान जब वहाँ पे यही से ये सब बोल रहा होता है तो यही वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है, मेरे हस्बैंड ने अभी जो कुछ भी कहा मैं उसकी बातों को सुनकर उनके साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा ही सोचते हुए यही वहाँ पे उसकी एम्पायर के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे वो बता रही होती है कि उसकी एम्पायर में अभी 4 किंग्स हैं जो कि अलग अलग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और अलग अलग रॉयल फैमिली के हेड्स हैं। अगर इनमें से कोई एक भी अपनी जगह को हटा देता है तो ये पूरी एम्पायर अनबैलेंस होने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो सकती है। फिर यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती। यही की बातों सुनकर तियान वहाँ पे यही की तरफ देखने लग जाता है, उसको समझ में आता है यही ने भी क्या कहा। तो यही उसे बोल रही होती है, नहीं मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोना शुरू कर देती है। फिर यही वहाँ पे तियान को बताती है कि उसे वहाँ पे इस तरह की सिटी में रहने की आदत हो गई है, उसे वहाँ पे इस तरह के डिलीशियस फूड खाने की, रोज़ इसमें एक्सपेंसिव चीज़ों को इस्तेमाल करने की। और यहाँ पे इस सिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसे नहीं लगता कहीं और जाने के बाद उसे उन्हें एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान को वहाँ से ना जाने के लिए मना रही होती है। तो तियान वहाँ पे उसको बोल रहा होता है, अरे शांत हो जाओ, तुम रोने क्यों लग गई, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था
तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इस सिटी में जैसा माहौल है उसके हिसाब से मेरी वाइफ और मैं इस वक्त बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अगर मैं अपनी वाइफ को लेकर कहीं और ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, तो मैं अपनी वाइफ की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ा दूंगा बजाय उसे एक अच्छी लाइफ देने के। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अगर मैं इस सिटी के ऊपर आई हुई सारी मुसीबतों को पहले ही हटा दूँ तो ये सिटी बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाएगी, फिर हमें यहाँ पे रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमें यहाँ से कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी वाइफ भी तो यहाँ पे रहना चाहती है, तो उसकी खुशियों के लिए मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन अटैकर्स के बारे में सोच रहा होता है जिन्होंने आज सिटी के ऊपर अटैक किया होता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे जाने के बारे में सोचना पड़ रहा होता है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रही होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था इन असेशंस की वजह से मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। फिर यही वहाँ पे मन में सोचने लग जाती है, जब हस्बैंड कल स्टोर पे जाएंगे तब मैं आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है उसे ढूंढ निकालूंगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे कल के लिए प्लानिंग कर रही होती है। तब हम वहाँ पे तियान को दिखाते हैं, वो वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, इन असेशंस की वजह से मुझे अपनी वाइफ को लेकर इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कल इनका किस्सा ख़त्म करना ही होगा। कल जब मैं स्टोर जाने के लिए निकलूंगा तब मैं उस बंदे से जाके मिलता हूँ जो कि इन सब चीज़ों के पीछे है, और उससे बात करके उसे समझा के देखता हूँ, अगर वो समझता है तो ठीक, मानना। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे कल के लिए एक प्लानिंग कर रहा होता है। आज जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता इसकी वजह से दोबारा कभी मेरी वाइफ के ऊपर कोई खतरा है। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपना मन बना लेता है उस पर्सन से मिलने का जिसकी वजह से आज सिटी के ऊपर अटैक हुआ होता है। और वहाँ पे यही भी यही सोच रही होती है, और वहाँ पे वो मन में ही बोल रही होती है, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं हस्बैंड को किसी भी खतरे में नहीं आने दूंगी। और वहाँ पे वो भी मन बना लेती है ताकि वो जो कुछ भी हुआ नहीं है ये अब उतनी सेफ नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से किसी दूसरी जगह मूव करने के लिए बोल रहा होता है। यही जब तियान को ये सब बातें करते हुए देखती है तो वो वहाँ पे उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन अभी उस वक्त इसके एम्पायर की जो हालत है उसकी वजह से वो जा नहीं सकती है, क्योंकि यही ने बहुत टाइम बाद अपनी एम्प्रेस की पोजीशन को संभाला होता है और अब वो वापस से सिटी को पहले जैसा करना चाह रही होती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहकर एक अच्छी लाइफ गुजार सके। लेकिन अगर वो तियान के साथ यहाँ से चली जाती है तो उसकी वजह से सिटी की हालत जो इस वक्त खराब है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो रॉयल फैमिलीज है वो तुरंत ही वहाँ पे इस सिटी पर और बाकी एम्पायर की जगहों पर अटैक कर देंगे, और वो सब इस पूरी एम्पायर को हथियाने के लिए आगे आ जाएंगे, और उन सबके बीच में जो लड़ाई होगी उसकी वजह से पूरी एम्पायर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यही वहाँ पे तियान के सामने नाटक करना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ पे इस तरह की सिटी में रहने की आदत हो गई है, मुझे नहीं लगता कहीं हो जाने के बाद मैं वहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोने का नाटक कर रही होती है और तियान को वहाँ से ना जाने के लिए मना रही होती है। यही को इस तरह रोते हुए देखकर तियान वहाँ पे उसको शांत कराने लग जाता है, उसको चुप करा रहा होता है, उसको बोल रहा होता है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मेरी वाइफ सही कह रही है, अगर हम कहीं और जाएंगे तो हम इतनी जल्दी वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और हम इस तरह की नॉर्मल लाइफ जो हम यहाँ जीते हैं वो हम वहाँ पे नहीं जी पाएंगे। फिर तियान वहाँ पे अपना मन बना लेता है, सोच रहा होता है ये सब उन अटैकर्स की वजह से हुआ है, अगर वो आज सिटी के ऊपर अटैक नहीं करते तो आज मुझे कभी भी यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचना होता। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे मन में प्लानिंग कर लेता है कि कल वो स्टोर जाने के बहाने आज जो अटैक हुआ था उसके पीछे के मास्टरमाइंड से मिलने जाएगा और उसे समझाएगा कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, और अगर वो उसके समझाने से नहीं माना तो वो उसे उसी वक्त मार देगा। वहाँ पर तियान ही नहीं यही भी इसी तरह सोच रही होती है और वो मन में ही बोल रही होती है, आज जो अटैक हुआ था इसकी वजह से मेरे हस्बैंड मेरी सेफ्टी को लेकर इतने ज़्यादा वरीड हैं, इसलिए वो मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ से दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ से दूर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द उन सभी अटैकर्स को ढूंढना होगा ताकि मेरे हस्बैंड दोबारा मेरी सेफ्टी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान ना हो। और ऐसा सोचते हुए दोनों ही वहाँ पे जो अटैक हुआ होता है उसके पीछे जो कोई भी है उसको पकड़ने का फैसला कर लेते हैं। फिर हमें वहाँ पे नाइट का सीन दिखाते हैं, हम देखते हैं तो यही वहाँ पे अपनी नाइट ड्रेस पहनकर तैयार होती है और वो वहाँ पे ब्लश करते हुए तियान को देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, वाइफ तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लुइड फेस बना लेता है। फिर वो यही से बोल रहा होता है कि अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी मसल्स को रब कर देता हूँ ताकि तुम्हारी थकान दूर हो जाए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को अपने पास आने के लिए बुला रहा होता है। फिर यही वहाँ पे तियान के बगल में आके बैठ जाती है, उसको बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें मसल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे कंधों को थोड़ा आराम से रब करना। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान की बातों से एग्री करते हुए उसे खुद की मसाज करने के लिए कह रही होती है। यही की बातों सुनकर तियान फिर वहाँ पे तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं इन सब चीज़ों में वैसे भी बहुत अच्छा हूँ, तो तुम्हें इस बारे में कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के कंधों को दबाने लग जाता है। जब तियान वहाँ पे यही के कंधों की मसल्स को लूज कर रहा होता है तब वहाँ पे यही को अच्छा लग रहा होता है और वो तियान से बोल रही होती है, तुम मेरी शोल्डर्स की मसल को बहुत ही जेंटली लूज कर रहे हो और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दिन भर की थकान बहुत जल्दी जा रही है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान के हाथों को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के कंधों को दबाते हुए उन्हें जोर से दबाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, पहले मैं इसे आराम से करना चाहता था ताकि तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाए, लेकिन अब जब तुम्हारी थकान दूर हो चुकी है तो मुझे लगता है मुझे इतने ज़्यादा जेंटली तुम्हारे मसल्स को रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे जोर से यही के कंधों को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे चिल्ला रही होती है,
लेकिन जब तियान वहाँ पे यही को इस तरह चिल्लाते हुए देखता है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे और भी ज़्यादा ताकत के साथ यही के कंधों को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और उसको रुकने के लिए बोल रही होती है। और यही तियान से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर है, अगर तुम इसी तरह मेरे कंधों को दबाते रहोगे तो मेरी बॉडी जरूरी टूट जाएगी। यही जब इस तरह चिल्ला रही होती है तो तियान वहाँ पे उसके कंधों को दबाना बंद कर देता है और यही अब कुछ देर के लिए रिलैक्स हो रही होती है। फिर तियान वहाँ पे यही के पास आता है, उसको बोल रहा होता है, तुम्हें इस दर्द को थोड़ी देर और सहना होगा, तुम्हारी बहुत सी मेड्रेन अभी भी बंद है, इसलिए मैं उन्हें अनक्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम भी कल्टीवेशन इस्तेमाल कर सको। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी मसाज के जरिए यही की मेड्रेन को खोल रहा होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, यही की मेड्रेन पहले से खुली हुई है, लेकिन ये बात यहाँ पे तियान को पता नहीं है क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसने अभी तक देखा नहीं है। और यहाँ पे तियान बिना अपनी क्यूई की मदद से सिर्फ यही की बॉडी की मसाज को इस्तेमाल करते हुए उसकी मेड्रेन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब तियान वहाँ पे यही की मेड्रेन क्लॉक को हटा रहा होता है तो उसकी वजह से यही के शरीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेगमेंट बह रहा होता है, जिसको स्मेल करने के बाद तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ अभी अपनी वाइफ की मेड्रेस को अनक्लॉक किया है, लेकिन अभी से इसकी मेड्रेस के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है और उसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर तियान वहाँ पे उस स्मेल के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे हेवनली ट्रेजर्स भी देखे हैं जो कि मेनली स्मेल के ऊपर अपना वर्क करते हैं, लेकिन इसकी स्मेल तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस स्मेल को पहले भी किसी के पास देखा है। फिर तियान खुद को शांत करते हुए बोल रहा होता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, क्या आप तुम्हें रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्या आप तुम ठीक हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से जब पूछता है तो यही उससे बोल रही होती है, अब मुझे मेरे कंधे तो ठीक लग रहे हैं लेकिन मेरे पैर अभी भी दुख रहे हैं। तियान वहाँ पे जैसे ही यही की बात सुनता है वो उसे तुरंत ही वहाँ पे बेड के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पे उसके पैरों को मसाज करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर वहाँ पे ये उससे बोल रही होती है, आराम से करो, तुमने अभी मेरे कंधों को इतनी जोर से दुखाया है, उसकी वजह से ये अभी भी दर्द कर रहे हैं। तो वहाँ पे तियान उसको बोल रहा था, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे पैरों की बारी है, मेरा मतलब है तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा। और फिर तियान वहाँ पे यही के पैरों की मसाज को लूज करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर यही वहाँ पे उससे बोल रही होती है, मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, इसलिए अब तुम उनके साथ कोई शरारत मत करना। यही की बात सुनकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है, तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा नाजुक है, मैं ये बात जानता हूँ और उनकी केयर कैसे करना है मुझे ये अच्छी तरह से पता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही की पैरों की मसाज करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे यही उसे रुक जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जब तियान वहाँ पे नहीं रुकता है तो यही वहाँ पे अपना पैर को छुड़ाने लग जाती है, जिसकी वजह से तियान के गालों पे पड़ जाती है। जिसके बाद तियान वहाँ पे यही को देखते उससे बोल रहा होता है, तुम्हारे पैर भले ही बहुत ज़्यादा नाजुक है लेकिन इनकी पड़ती बहुत ज़ोर से है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देख रहा होता है, उसको बोल रहा होता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था तुम्हारी थकान को दूर करने में, लेकिन तुम मुझे इस तरह मार क्यों रही हो। लेकिन यही वहाँ पे तियान की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो अभी वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से सिर्फ स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे पैर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तो इसके लिए ये नॉर्मल मसाज काम नहीं करेगी, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सीक्रेट मसाज का इस्तेमाल करूँ जो कि मैंने बहुत ही दूर से सीखी है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तुरंत ही यही के पैरों को पकड़ लेता है और उन्हें फिर गुदगुदाना शुरू कर देता है। फिर यही वहाँ पे उसके पैरों पे हो रही सीरन की वजह से वहाँ पे तियान को दूर जाने के लिए बोल रही होती है और वहाँ पे जोर जोर से हंस रही होती है, लेकिन तियान यही की एक भी नहीं सुनता है, वो लगातार उसे परेशान करते रहता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, वो इतना ज़्यादा हंसी होती है कि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। फिर वहाँ पे तियान उसके पास में आता है, उसको बोल रहा होता है, अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है तो अब हमें सो जाना चाहिए। और इसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पे इतने सारे मस्ती मजाक के बाद चैन की नींद सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं तो तियान और यही वहाँ पे उनके घर के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे तियान और यही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर तियान वहाँ पे यही से बोल रहा होता है, अब मुझे स्टोर के लिए जाना है, अब मुझे देर हो रही है। वहाँ पे यही तियान से शर्माते हुए उससे बोल रही होती है कि तुम्हें जल्दी वापस घर आना होगा। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और यही को बाय कर रहा होता है, तो यही उससे बोल रही होती है, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाकर डिनर पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी लौट आना। तो तियान उसको ओके बोल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, मन में सोच रहा होता है, अब किसी के बिल चुकाने की बारी है, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा स्वीट और केयरिंग है, इसलिए मैं कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए वरीड नहीं देखना चाहता, इसलिए अभी सिटी का भगवान मैं हूँ और अब मेरी मर्जी के बिना कोई भी यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे वो सिटी के अंदर घूम रहा होता है, तभी वो वहाँ पे एक कॉर्नर से किसी खाली रास्ते पर चले जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जब तियान वहाँ पे आसपास देख लेता है कि वहाँ पे कोई नहीं है तो तियान अपनी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को हटा रहा होता है और उन्हें कम कर रहा होता है, और फिर से तियान अपनी पावर के ऊपर लगी हुई सील के एक छोटे से टुकड़े को अनसील कर देता है या उसकी 0.0001% पावर को अनलीज कर लेता है। और जैसे ही वहाँ पे तियान की कुछ पावर अनलीज होती है उसके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव बहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सिटी के उस हिस्से में वहाँ पे एक छोटा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी सिटीजन होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं। तो देखते हैं तो हवा में कोई चीज़ उड़ते हुए बहुत तेज़ी से जा रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ रहा होता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही तेज़ी से कहीं और जा रहा होता है। फिर हमें एक और सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए आ गया होता है, और वहाँ पे वो जैसे ही आता है वो मन में सोच रहा होता है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहीं पे है। तियान ने उन असेशंस की मेमोरी में जिस पर्सन को देखा होता है वो यहीं पे रहता है, इसलिए तियान यहाँ पे आया होता है ताकि वो उससे मिल सकें। ये जगह और कोई नहीं फैंसी सिटी ही है, ये उसका इनसाइड एरिया है और तियान जहाँ रहता है वो उसका आउटसाइड एरिया है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में
बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए तियान ने अपनी सील को अनलीज किया होता है ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द आ सकें और शाम तक वापस अपने घर लौट सकें। फिर तियान उस सिटी के अंदर घूमने लग जाता है और उस बंदे को ढूंढ रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे एक घर के ऊपर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोल रहा होता है तो तुम यहाँ पर हो। और ऐसा कहते हुए तियान फिर उस मेंशन को देख रहा होता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है तो तुम यहाँ छुपे हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे एक मेंशन के ऊपर खड़ा होता है, जहाँ पर वो असेसिन्स के पीछे का मास्टरमाइंड रहता है। फिर हमें उस मेंशन की स्टडी रूम को दिखाते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि उन सबके सामने बैठा होता है और वो इंसान वहाँ पे चिल्लाते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोगों का मतलब क्या है कि वो लोग इस तरह गायब हो गए। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं और उसका नाम बताते हैं, तो उसका नाम किंगलिंग होता है और यही वो मास्टरमाइंड है जिसने उन असेसिन्स को सिटी जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। और वो वहाँ पे अपने साथियों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है किसने किया है ये जल्दी पता करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग इस तरह हवा में गायब हो जाएंगे। फिर हम वहाँ पे किंगलिंग के सामने कुछ लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो कि शायद उसका सलाहकार होता है, वो उसको बोल रहा होता है जो कुछ भी हुआ है उसको अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें 80% चांस है कि इसको किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने किया है और बाकी के 20% चांस है कि इस काम को किसी ट्रेजर की मदद से किया गया है। उस पर्सन की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग ने उस पर गुस्सा करते हुए उससे पूछ रहा होता है तो तुम्हें लगता है ये किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ने किया है? ये नामुमकिन है। तुम सैनफेंग डायनेस्टी की तो बात ही मत करो, यहाँ तक कि पूरे नेंजांग कॉन्टिनेंट में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो कि इतने सारे कॉन्सेंट्रिक लेवल के कल्टीवेटर को हवा में गायब कर सकता है। तो किंग की बातों को सुनकर वो बंदा उसमें बोल रहा होता है अगर वो इंसान कोई इमोर्टल होगा तो ये काम किया जा सकता है। तो उसकी बातों को सुनकर किंग उससे बोलने लग जाता है तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे कोई इमोर्टल है, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इमोर्टल सैनफेंग जैसी छोटी डायनेस्टी को पाने के लिए इतने सारे एफर्ट लगाएगा। अगर यहाँ वाकई कोई इमोर्टल होता तो यहाँ पे सैनफेंग डायनेस्टी ही क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा निज़ाम कॉन्टिनेंट उसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता इन सब के पीछे कोई इमोर्टल हो सकता है। लेकिन वो जो कोई भी है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने मेरी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया है। मैंने सोचा था कि जनरल फू तैयों को फैंजिंग सिटी की सड़कों पर मारने के बाद मैं पूरी फैंजिंग सिटी के दिल में ये खौफ बिठा दूंगा कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है। और एक बार अगर उनके दिल में एक खौफ बैठ जाता तो वो किंग और उसकी आर्मी को लेकर बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि सिटी की आर्मी उन्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तब मैं अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी को सिटी के अंदर दाखिल कर लेता और धीरे धीरे सिटी की सारी आर्मी को अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी में बदल देता, ताकि मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द अपना काबू पा सकूं। और तब मुझे उस घटिया औरत लीसिया को उसके थ्रोन से हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती और फिर किंग की पोजीशन और सारी एम्पायर फिर मेरे हाथों में होती। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे उसके सारे साथियों के ऊपर उनके मिशन फेल होने की वजह से चिल्ला रहा होता है। फिर वहाँ पे किंगलिंग का मिनिस्टर उससे बोल रहा होता है ये प्लान बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ था, अगर ये एक बार काम कर जाता तो कई सालों तक कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उनकी एम्पायर धीरे धीरे गिरती चली जाती। फिर वहाँ पे वो मिनिस्टर लंबी सांस लेते हुए बोल रहा होता है अब तो एम्प्रेस भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएगी और वो ज़रूरी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन दोबारा ना हो। और अगर हम अब कुछ भी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब मिनिस्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा होता है तो वहाँ पे उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन्हें बोल रहा होता है वाह तुम्हारा प्लान तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे यहाँ पे आने के बाद तुम्हें इस तरह अपनी कंप्लीट करने का तुम्हारे पास कोई भी टाइम बचा है। मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त इन बेकार की बातों में बहस ना करके अपनी जान बचाने के बारे में और अपनी किंग की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और इन सब बातों के साथ वहाँ पे उन लोगों को किसी अनजान इंसान की आवाज़ आ रही होती है जो कि उनसे ये सब बोल रहा होता है। जब उन लोगों को ये सब आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस और देखने लग जाते हैं और देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन है जो उनकी बिना इजाज़त के यहाँ पर घुस आया है और उनकी बातें सुन रहा है। लेकिन जब वो सब वहाँ पे उस और देखते हैं जहाँ से उन्हें वो आवाज़ आई होती है, वहाँ पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो किंग ने वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है कौन हो तुम, बाहर आओ और तुम हमारी बातों को इस तरह छुप कर क्यों सुन रहे हो। ऐसा कहते हुए किंग ने वहाँ पे उस बंदे को बाहर आने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका मिनिस्टर उसको बोल रहा होता है वहाँ ऊपर देखिए। तब वहाँ पे वो सब जब ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे तियान होता है जो कि किसी तरह की ब्लैक एनर्जी में कवर होता है। फिर हम वहाँ पे किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को देखने के बाद ये तो समझ गया होता है कि तियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो उससे अकड़ कर बोल रहा होता है कि तुम किस तरह के चूहे हो, पहले तो तुमने किंग के मैंशन में घुसने की हिम्मत की है और बुलाने पर तुम सामने भी आ गए हो। और ऐसा कहते हुए किंग वहाँ पे अपनी बातों से तियान को डराने की कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है आखिर ये अंदर आया कैसे, मैंने तो बाहर बहुत सारे पावरफुल गार्ड्स को लगाया है, तो आखिर ये उनकी नज़रों से बचकर यहाँ पे घुसा कैसे। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आया और ना ही ये जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि आज के बाद तुम फैंजिंग सिटी के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे। अगर तुम वहाँ पे मुझे दिखे या तुमने दोबारा फैंजिंग सिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाना। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उन लोगों को धमका रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग उससे बोल रहा होता है तुम अपना चेहरा छुपा रहे हो लेकिन तुम अपनी पावर से हमें डराना चाहते हो। आखिर तुम हो क्या जो तुम्हें मेरे यानी कि एक किंग की पावर का भी कोई डर नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं एक किंग तुम्हारी बात सुनूं। ऐसा कहते हुए किंग वहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैंने इस प्लान के ऊपर बहुत सालों से काम किया है, मैं ऐसे ही अपनी सारी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता और मेरे सारे प्लान्स रेडी है और मेरी सारी तैयारियां भी हो गई हैं, तो सिर्फ एक इंसान की धमकी की वजह से मैं इन सबको खत्म होने नहीं दूंगा। और ऐसा सोचते हुए फिर किंग वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है
मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी और मौत की कोई फिक्र नहीं है, तभी तो तुम यहाँ पे किंग मेंशन के अंदर मरने के लिए चले आए हो। क्या तुम्हें यहाँ पे ये पर्सन नहीं दिखाई देता? मेरे मेंशन के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जिनको हम कल्टीवेटर की दुनिया में टाइगर्स और ड्रैगन्स की तरह देखा जाता है। फिर भी तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए अकेले आ गए हो और तुम मुझे यहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हो। और अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, तो क्यों ना तुम मेरे पास खड़े सीनियर से पूछ लो कि वो तुम्हारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं। ऐसा कहते हुए किंगमी वहाँ पे एक पर्सन की तरफ इशारा कर रहा होता है जो कि वहाँ पे रॉब पहनकर खड़ा होता है, और उसको देखते हुए किंगमी वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, इसका नाम मास्टर ब्लैक किल है जो कि प्रोफाउंड कल्टीवेशन के 5th लेवल तक पहुँच चुका है। और तो और इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसने एक बार गुस्से में आकर एक पूरी सिटी को ही बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इसे एक डेविल की तरह देखा जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये मेरे साथ मेरे मेंशन के अंदर रहता है, और इसकी पावर की मदद से मुझे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इसे अपनी तरफ लाने के लिए मैंने अपनी कई सारी कॉन्क्यूबाइन को भी इसे गिफ्ट कर दिया है, और अब ये मेरे एक बॉडीगार्ड की तरह है जो कि यहाँ पे इस मेंशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इसके रहते कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। फिर हम वहाँ पे उस बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे स्माइल करते हुए तियान को देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे अपने रॉब को हटाते हुए तियान से बोल रहा होता है, किंगमिंग ने सही कहा, तुम बस एक चूहे हो, अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और ऐसा कहते हुए वो इंसान वहाँ पे तियान के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले की वजह से वहाँ पे बहुत सारी ब्लैक कलर का धुआं तियान की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि बाद में आगे चलकर एक स्कल का रूप ले लेता है जो कि तियान के सामने जैसे ही आता है। तियान उसको देखकर उससे बोल रहा होता है, तुम्हारी ये मूव देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये इतनी भी ताकतवर नहीं है। फिर तियान उससे बोलने लग जाता है, तुम अगर देखा जाए तो तुम्हारा कल्टीवेशन तो अभी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और तुम इस भगवान को मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर तियान वहाँ पे अपनी हेवनली एनर्जी से एक रे को कास्ट करता है जो कि उस अटैक को पूरी तरह से तोड़ देती है, और वो रे इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस अटैक को तोड़ने के बाद भी वो उस बंदे की तरफ बढ़ रही होती है, और जैसे ही वो अटैक उस बंदे को लगता है वो वहाँ पे राख बनकर गायब हो जाता है। जब वहाँ पे किंग और उसका मिनिस्टर वहाँ पे उस बंदे की हालत को देखते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और वहाँ पे किंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसको बोल रहा होता है ये तो नामुमकिन है, ये इतना पावरफुल इंसान था, आखिर ये इस तरह कैसे मर सकता है। और वहाँ पे उस बंदे को इस तरह राख बनते हुए देखकर वहाँ पे किंग और जो मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि तियान ही वो इंसान है जिसने कि उसके सारे कल्टीवेटर्स को मारा था, और अब वो यहाँ पे उन्हें समझाने के लिए आया है। ये जानने के बाद उन्हें तियान से और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है। I know we grew up a